सरमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी ख़राब दिन और हफ्ते की काफ़ी ख़राब शुरुआत, काफ़ी क्रूशल लेवल्स के नीचे मार्केट्स ट्रेड करते हुए, खासतौर से बैंक निफ्टी, जहां पर अब हम नवंबर के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जी हां, नवंबर के लो के नीचे। और ध्यान रखिएगा, अगर 50,000 के नीचे हम बंद हुए तो अगस्त के बाद पहली बार होगा कि बैंक निफ्टी में हम 50,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल्स पर इस समय मार्केट है। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट, निफ्टी 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 23,600 के करीब। बैंकों के कमज़ोर Q3 अपडेट से बैंक निफ्टी पर इम्पैक्ट, 1100 पॉइंट से ज़्यादा फिसला। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भारी बिकवाली। इंडिया विक्स 16% से ज़्यादा उछला। सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा बिकवाली, करीब 4% फिसला। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 8% ज़्यादा फिसल कर वायदा का टॉप लूजर बना यूनियन बैंक। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और कैनरा बैंक में भी करीब 4 से 5% की गिरावट। साथ ही सरकारी कंपनियों में मेटल और रियल्टी इंडेक्स में भी करीब 3% ज़्यादा का नुकसान। आज से ITC ट्रेड कर रहा है एक्स होटल्स बिजनेस। होटल बिजनेस की वैल्यू करीब 270 रुपये। अगले कुछ हफ्तों में हो सकती है लिस्टिंग। बाजार को पसंद नहीं आए मैरिको और डाबर के Q3 के अपडेट्स। दोनों शेयरों में करीब 2 से 4% तक की गिरावट। दोनों कंपनियों के ने दिए करीब ग्रामीण इलाकों में डिमांड सुधरने के संकेत, लेकिन कच्चे माल की बढ़ती लागत से मार्जिन्स पर दबाव की आशंका जाहिर की। कमज़ोर बाजार में भी जुबिलेंट, टाइटन और नायका में मजबूती कायम। बाजार को पसंद आए तीनों कंपनियों के Q3 अपडेट। 4% के ज़्यादा उछाल के साथ फायदा का टॉप गेनर बना नायका। और चीन में फैले HMPV वायरस ने दी भारत में दस्तक। कर्नाटक में वायरस से संक्रमित 2 तो गुजरात में 1 मामला मिला। ICMR ने कहा वायरस से घबराने की जरूरत नहीं। दोनों ही मामलों में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन वायरस की तमाम चिंताओं के बीच में आज डायग्नोस्टिक शेयरों में फिर उछाल। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। क्लियरली मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर, और अब इसके कारण डिस्कस करते हैं आज किस तरीके से जो मार्केट गिरा है। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अब ये वायरस कितना पोटेंट है, कितना पोटेंट नहीं है, क्या इसकी वजह है या नहीं है। लेकिन भारतीय मार्केट, अब यही अगर बुल मार्केट होती तो शायद हम इतना नहीं गिरे होते, लेकिन मार्केट को शायद एक रीज़न चाहिए था, एक एक्सक्यूज़ चाहिए था। हम वीक मार्केट में हैं तो इस वजह से मार्केट उसको लैच ऑन कर रहा है। अब ये पहला केस मिला है, इसका दूसरा केस भी आई थिंक मिला है। काफ़ी डिबेट है कि ये जो वायरस है ये नया वायरस है या पुराना वायरस है, लेकिन जो भी है इसने आज थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट क्लियरली ख़राब किया है यहाँ पर। और इसके अलावा और भी कारण है आज मार्केट के गिरने के। उसमें जो बैंकों के कमज़ोर अपडेट्स आ रहे हैं वो एक कारण है। करेंसी में वीकनेस, रुपये देखिए आप 85-80 पर डॉलर के करीब इस समय करेंसी, उसने एक इम्पैक्ट किया। और उसके अलावा ऑब्वियसली निफ्टी पर हम काफ़ी टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। साथ ही FIs छुट्टी से लौटे तो उसका भी एक इम्पैक्ट। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, और मार्केट इस समय डे लो पर। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, मार्केट डे लो पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी की हालत देखिए तो 400 अंकों के करीब गिरकर कामकाज कर रहा है। वही बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आया। लेकिन जो आप मेंशन कर रहे थे सर, वायरस का डर, ये HMPV वायरस जो है, जो चाइना में आउटब्रेक हुआ है, और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, क्या इसी का आतंक है जो बाजार का सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, या फिर कोई और भी वजह है? और साथ ही अब कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बाजार में? बिल्कुल शायद देखिए, पहली बात तो शायद इसका एक इम्पैक्ट है। कितना है कितना नहीं, आई थिंक नाम डॉक्टर है, नाम साइंटिस्ट हैं, तो आई थिंक हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। जब बात करेंगे उनसे, एक्सपर्ट से, तो डिटेल में बात करेंगे। खैर एनीवे, निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर निफ्टी का रुकना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर निफ्टी नहीं रुका, यहाँ से लेके अगले 400 पॉइंट,
ये काफ़ी क्रूशल हैं। और अगर यहाँ पर हम नहीं रुके, अगर 23,200 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर बाज़ार के लिए एक बड़ा नेगेटिव होगा। और अगर हम यहाँ से और 1% गिरे अगर निफ्टी पर, तो 52 वीक हाई और लो के एग्जैक्ट बीचों बीच पहुँच जाएंगे हम। और इस समय मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो ये एक चीज़ रहेगी निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने नवंबर के लोस को तोड़ दिया। इनफैक्ट अब उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम नवंबर के लोस के, और ऐसा लग रहा है कि एफआईएस की बिक्री काफ़ी बढ़ी है यहाँ पर। और 49,800 के अगर हम नीचे बंद हुए तो 48,500 तक की जगह खुलेगी। आप बैंक निफ्टी का एक बार 6 महीने का चार्ट देखिए। 6 महीने का चार्ट आपको बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है 50,000 के नीचे के क्लोज की, क्योंकि उसके बाद आप सीधा अगस्त के लेवल्स तक पहुँच जाएंगे। और उस हिसाब से इस लेवल को बचाना, 49,800 के आसपास के लेवल को बचाना बहुत ज़रूरी है। खैर एनीवे, इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में इस समय सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है और वही काफ़ी हर्ट भी कर रहा है इस समय। वीरो, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन है? कानून वाकई अनुज, जो आप बात कर रहे थे ना कि इस वायरस का इम्पैक्ट, वो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक भी विजिबल है। बाजार क्लियरली अगर आप देखें थोड़ा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की तरफ झुकाव कर रहा है आज। बिल्कुल कुछ अगर आप देखें तो वो जो था ना 2020 का ट्रेडिंग पैटर्न, डायग्नोस्टिक, फार्मा, उसमें स्विंग नज़र आ रहा है। आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखिए जी, यहाँ पे करीब करीब 3.25% ऊपर, और ये आज एक अटेम्प्ट लेता हुआ अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर को पार करने के लिए। मतलब मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा झुकाव बाजार का आज इन स्टॉक्स की तरफ है। आप ओआई पैटर्न देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब का, उसके बाद आप देखिए मेट्रोपोलिस का। दोनों ही स्टॉक्स ने एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक दिया और एक बड़ा स्ट्रेच लेके 3% और लगभग 2.5% का स्ट्रेच लेकर ट्रेड करते हुए। तो एक स्पेस ये जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस ऐसे बाजार में जहां पे एक फियर इस वायरस का परसिस्ट करता हुआ। बाकी अगर आप देखें कोर स्ट्रेंथ, वहाँ पे इस वक्त नज़र आएगा आपको डॉक्टर लाल पैथलैब के बाद मेट्रोपोलिस के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स 7401 पे। अभी भी अगर आप देखें डी हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है, मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो एक ये फार्मा, ये डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर। जो पॉकेट काफ़ी वीक लग रही है, जहाँ पे काफ़ी पेन बढ़ रहा है, वो अगेन अगर आप देखें तो एक दो पॉकेट ऐसी जो कि ऐसे माहौल में कमज़ोर थी। लुक एट IRCTC, यहाँ पर पेन है, डेलो की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आप देखिएगा एक बार आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग विजिबल है, वो है इंडिगो। आप इसके क्रैक होने का तरीका देखिए अनुज। तो ये तीनों स्टॉक्स आपको बाजार में आज किस तरह की सेलिंग है उसका एक सेंस देते हुए। अनुज, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ क्या? इनफैक्ट मैं एटलीस्ट 2-3 लोगों से बात करी जो डीलिंग रूम में हैं, उनका सेलिंग का पैटर्न यही है, उनके बाइंग का पैटर्न यही है। आई मीन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में बाइंग, एविएशन, IRCTC को सेल करना। एग्जैक्टली क्या बाजार उसी पैटर्न पे ये सेल ऑफ दिखा रहा है क्या? क्योंकि अमूमन क्वार्टरली अपडेट्स पे शायद हम इतना खराब रिएक्शन देते ना। देखिए वीरू, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ इस समय हम एक टेम्परेरी बेयर मार्केट में हैं और उसमें मार्केट के नए नए पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट अच्छी खबरों पर भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, कई बार ऐसा होगा कि नेगेटिव खबरों पर मार्केट काफ़ी और ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। अब ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये सब ना हम स्क्रीन देखकर एक अपना व्यू बना रहे हैं इस वजह से। वरना वैसे फ्रैंकली बोलूँ मैं तो आज अगर आप देखें, अब अगर ये सिर्फ वायरस का इम्पैक्ट होता तो बाकी मार्केट्स पे भी तो प्रेशर आता। ग्लोबल मार्केट पे एक रत्ती भर का भी इम्पैक्ट नहीं है। पिछली बार जब वो 2020 में मार्केट गिरी थी वायरस की वजह से, तो सारी मार्केट्स गिरी थी, ग्लोबल मार्केट। हम अकेले नहीं थे उस मार्केट में जब हम गिर रहे थे। तो अब ये हम उस मार्केट में हैं, उस फेज़ में हैं जहाँ पे हमारी मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिर रही है। ग्लोबल मार्केट जब चलती है तब भी हम गिरते हैं, जब ग्लोबल मार्केट गिरती है तो हम और गिरते हैं। तो आई थिंक इस समय हम नए नए मौके ढूंढ रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारी मार्केट अब टेक्निकली काफ़ी वीक बन चुकी है। और आज तो मार्केट में जिस तरीके से मार्केट ब्रेड सुबह से थी, आई थिंक कुछ इंडिकेशन मिल रहा था आपको कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई थिंक आज का FI का सेल नंबर काफ़ी अगली हो सकता है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा है और जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट आ रही है। बाकी खैर आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करूँगा नहीं इस पर। एक बार अगले 3-4 दिन देखते हैं मार्केट यहाँ पर रिकवर कर रहा है या और इसी लेवल पर मतलब और ज़्यादा सेलिंग आ रही है, उसके बाद आई थिंक एक फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन आज सेलिंग काफ़ी है, स्क्रीन पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है आज। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स जानते हैं। श्रेया
जी, जिस तरीके से बाजार में बिकवाली आज पूरे शुरुआत से ही देखने को मिल रही है, शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग शेयर से ही होगी। और देखिए आईटीसी 7.5% से ज़्यादा टूट गया आज के सत्र में। डीमर्जर जब से इफेक्ट में आया उसका इफेक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील आज लूजर्स में शामिल, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट। ट्रेंड टूटकर कामकाज करता हुआ 4.5%। और कोल इंडिया पर भी बिकवाली हावी, 3% से ज़्यादा, इनफैक्ट 3.5% से ज़्यादा। देखिए यूनियन बैंक के जो Q3 अपडेट आए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आई। 7.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज करता हुआ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इस लिस्ट में शामिल। 6.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा Q3 अपडेट के कारण, इनफैक्ट पूरा ही पीएसयू बैंक आप देखेंगे तो डेंट पड़ता नजर आया उस इंडेक्स पर। 5.5% से ज़्यादा टूटकर कामकाज। और एमसीएक्स पर भी बिकवाली हावी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर्स कुछ ऐसे काउंटर्स जो गिरते बाजार में तेज़ हुए हैं, 1% से ज़्यादा चढ़कर कामकाज कर रहे। पोलो हॉस्पिटल में खरीदारी अपने डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ 1.25% के करीब। और टाइटन Q3 अपडेट अच्छा लगा बाजार को, इसलिए 1% की तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन्फोसिस में भी मामूली बढ़ती, लेकिन अब ग्रीन टिक पे कामकाज कर रहा है। नाइका Q3 अपडेट अगेन अच्छा लगा बाजार को, 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे। डॉक्टर लाल पैथ लैब में खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है, ये भी डे हाई के पास कामकाज करता हुआ 3.25%। गोदरेज कंज्यूमर्स में भी लोग बेट लगा रहे हैं, 2.5% से ज़्यादा तेज़। और क्रॉम्पटन भी आज के सत्र में चल गया 2.5% के करीब। ओके, चलिए अब बताते हैं आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है उसके बारे में। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे स्मिफ्स के शरद अवस्थी। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गावा सर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पालवे, अमित सेठ और शिल्पा राउत। उसके बाद लता मैम से जानेंगे कि आज करेंसी में इतनी वीकनेस क्यों है, मतलब लगातार इतनी वीकनेस क्यों है। उसके बाद ईज माई ट्रिप के मैनेजमेंट से बात होगी। निशांत पिट्टी से जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। 2.25 पर यतीन बताएंगे सरकारी बैंक शेयरों में क्यों गिरावट है। उसके बाद मंगलम से जानेंगे नायका और जुबिलेंट फूड में तेज़ी के कारण। कंचन से जानेंगे Q3 अपडेट के बाद क्यों फिसले डाबर और मैरिको। और मास बताएंगे मॉर्गन स्टैनली का भारत पर क्यों है भरोसा। और उसके बाद बिग मार्केट वॉइसेस में बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन जुड़ेंगे। डीलिंग रूम फोकस, BTST STBT कॉल और कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में। अब हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ, उनको जोड़ते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए। स्टॉक का नाम है एंजल वन। यहाँ पर काफी हद तक क्लियर कट गिरावट है और ब्रेक डाउन मिला है। ट्रेड कर रहा है 2775 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 2820। यहाँ से करीब 2700 पॉसिबल है, मतलब 75 रुपीज डाउन इज स्टिल पॉसिबल फॉर मी। यस, एंजल वन। ओके, एंजल वन आपका शॉर्ट कॉल है। और यकीन मानिए आज जब बाजार खुला था तो फर्स्ट टिक में जो टॉप गिनर था वो था एंजल वन। इसे कहते हैं एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल इंट्राडे में। 84 रुपये नीचे भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड? जी, आई थिंक इंडियन होटल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेंगे। तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। इंडियन होटल्स के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 849 के प्राइस चल रहे हैं। 861 861 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 825 825 रुपए के टारगेट सेट करेंगे इंडियन होटल्स के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 850 वाला पुट ऑप्शन जो 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 19 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 40 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल सेल साइड की ट्रेड। राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड और बाई साइड की ट्रेड? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मैं बाय साइड पे ट्रेड लूंगा। इसका रीजन ये है कि निफ्टी जो है ये अपने 200 DMA पे खड़ा है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बायस जो है थोड़ा मेरा बाय साइड पे बन रहा है। देखो, कंज्यूमर ये बाय साइड का ट्रेड होगा श्रेया, और इसका जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा वो रहेगा 935 का। और जो स्विंग का टारगेट है वो करीबन करीबन मेरा 985 टू 1000 का रहेगा। द रीजन यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है फॉलिंग चैनल का, विद राइज इन वॉल्यूम गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने एक बाय चुना है टाटा कंज्यूमर, तो लो बिठा। ओके, अब इसके बाद चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मेरा रहेगा सेल साइड में एस्ट्रल पे सेल। एस्ट्रल ने 1600 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स है वो होते हैं 1500 से लेके 1480 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और यहाँ पे काफी वीकनेस है, तो आप यहाँ पे 1605 के स्टॉप लॉस से आप एस्ट्रल में सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1480। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 1560 का ही पुट ऑप्शन जो रफली 40 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 रुपए का रखिए। यहाँ पे टारगेट्स आपको 80 तक भी आ सकते हैं, तो आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स दोनों में कर सकते हैं।
कैस्ट्रल, और मेरे ख्याल से इस पूरे नेगेटिव और मंदी के फेज में जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा गिरावट रही है अलॉन्ग विद आई थिंक एशियन पेंट्स, उसमें एस्ट्रल का नाम शामिल हो गया है। रियल स्टेट, एंसिलरी और होम इम्प्रूवमेंट में टॉप था इसका 2447 का, नाउ इट्स 1564। और आप बिलीव करेंगे, अब बिलीव करना ही पड़ेगा कि अब ये स्टॉक अपने करियर में पहली बार पोस्ट 2013 इज बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब इसका फेज देखिए कितना खराब है। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मैं डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टॉक में पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा का एक रिवर्सल दिखाया है। लॉजिकली ये 50 डेमा तक जा सकता है जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम है। 1142 का इसका करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रखे 1125 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1175 के। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करते हैं। ये जो HMPV वायरस जिसकी बात हो रही है, क्या इसमें हमें फ़िक्र की करने की ज़रूरत है? एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रॉय कोविड वैक्सीन के ट्रेल्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं। डॉक्टर रॉय, गुड आफ्टरनून। सर, पहले तो ये बताइए कि इस वायरस को लेकर डरने की ज़रूरत है या ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो सर्दियों के मौसम में थोड़ा फैल रहा है और इस बार क्योंकि थोड़ा चाइना फैक्टर आ गया इस वजह से थोड़ा हल्का सा डर लग रहा है? जी हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। चूंकि रियली थोड़ा सा लोगों में न्यूज़ के कारण से पैनिक हो गया है, तो इसलिए इस पे डिस्कशन करना अच्छा है। पहली बात कि जैसे जिस तरीके से न्यूज़ फैला कि नया वायरस आ गया है, ये नया वायरस नहीं है। ह्यूमन में तो ठीक है, 2001 में ही पहली बार डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो इवन 50s में इसका जो है सीरो सर्वे अगर हमने किया था, जो ब्लड रखे थे, तो उसमें इसके एंटीबॉडीज पाए गए थे। दैट मीन्स ये ह्यूमन में बहुत सालों से है और नोन है पिछले 20-25 सालों से, तो बिल्कुल नया वायरस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि जब कोविड आया था तो कोविड के बारे में कुछ नहीं पता था, कंप्लीटली एक नया वायरस था, तो इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना जो है मुश्किल था। ये वायरस, पहली बात तो लोगों को डर निकाल देना चाहिए कि नया वायरस आ गया है। नया वायरस नहीं है, पहले से ही है। सर्दियों के सीजन में इसका प्रकोप पूरी दुनिया में रहता है, और ये नहीं कि 1 या 2 देश में, चाइना में या भारत में है, पूरी दुनिया में रहता है। तो जो अभी 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, वो चूंकि सर्विलेंस सिस्टम हमारा बेटर है, इसलिए डिटेक्ट हो गए। अगर सर्वे देखिए, तो उस कंट्री ने सीरो सर्वे आज से 5-7 साल पहले किया था कि 5 साल की उम्र तक आते-आते 100% लोगों को हो जाता है। इसी से आप देख लीजिए कि डिजीज कितनी माइल्ड है। यह इतनी माइल्ड डिजीज है कि इसके बारे में जो है हमें पता भी नहीं चलता, इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी रिस्पायरेटरी इलनेस में होती है। जी डॉक्टर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने कहा कि ये इस वायरस को हम जानते हैं और हिस्टोरिकली ये परसिस्ट करता था। मैं आपसे से पूछना चाहूँगा कि ये चाइना में फिर एग्जैक्टली इतने लोग हॉस्पिटलाइज क्यों हो रहे हैं? इसकी स्प्रेड करने की क्षमता में क्या 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 कुछ एक्सपोनेंशियली अगर आप देखें बड़ी है क्या? और अमूमन किसी भी इंसान को ठीक होने में कितना वक्त लगता है अगर वो इससे संक्रमित होता है? तो थोड़ा सा इस बात को क्लियर करिए। हाँ, ये जो यूजुअली जब आदमी संक्रमित होता है तो यह 1 से 2 हफ्ते का समय लेता है, और मेजॉरिटी में तो एसिम्प्टोमेटिक है, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना कि 5 साल की उम्र तक जो है, अगर सीरो सर्वे आप देखें तो कभी-कभी 100% तक लोगों में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही माइल्ड है और हम कभी नोटिस नहीं करते। थोड़े से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हुए हो सकता है, कोई इन्फेक्शन उसके साथ-साथ इसको भी डिटेक्ट कर लिया गया हो। तो एक रीज़न हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना जो शेयर किया है हम उसी बेसिस पे कोई किसी बात को कह सकते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सर्विलेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बेटर हो गया है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वायरस का अर्ली कर ले रहे हैं, इसलिए भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। देखिए और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं है। 100% बच्चों में अगर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो
उसमें कोई हम एंटीवायरल नहीं देते हैं, वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। इसका मतलब सेल्फ लिमिटिंग है। बॉडी की इम्यूनिटी, इवन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में भी जो है शरीर की इम्यूनिटी ही जो है उसको ठीक करती है। तो इसको लेके जो है क्यों इतनी चिंता है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सजग रहना एक अलग बात है, हमें वायरस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्या कि वायरस, क्योंकि आरएनए वायरस है, हो सकता है म्यूटेट करके, एआई का ज़माना है, वायरस को ज़बरदस्ती भी म्यूटेट किया कराया जा सकता है। जी, तो वह संजय जी। एक अलग इश्यू हो सकता है। लेकिन आज की डेट तक जो भी एविडेंस हमने ग्लोबली जनरेट किया है, पिछले 20-25 साल में, उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि हमें बहुत घबराने की ज़रूरत है या बहुत डरने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कोई भी नया वायरस आ रहा है, वह वो कर रही है, तो वो ठीक है, वो अच्छी बात है। संजय जी जी, हाँ। मॉनिटर करना चाहिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने ये भी मेंशन किया। लेकिन ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये आपने कहा कि कोई नया नहीं है, लेकिन क्या इसका नया स्ट्रेन आया है बाज़ार में जिसको लेकर ये डर फैलता जा रहा है? साथ ही सजग रहने की आपने बात कही, किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जाए ताकि ज़्यादा ये फैले ना? कैसे प्रिकॉशंस होने चाहिए वैसे? देखिए, प्रिकॉशन ये ड्रॉपलेट से फैलता है। जैसे रिस्पिरेटरी, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पिरेटरी वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट जो है यूजुअली जो है 1 मीटर डिस्टेंस तक उसका इफेक्ट होता है। तो अगर हम थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्पेशली जिन लोगों के आईएलआई टाइप सिम्पटम होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम, जैसे सर्दी-जुकाम होना, इसके भी सिम्पटम्स वही हैं। खाँसी होना, सोर थ्रोट होना, फीवर आ जाना, सिम्पटम्स आर सेम है। तो इसीलिए इसको सिम्पटम्स इसको हाइलाइट करते हैं। तो वही है कि आप जो है अगर 3 फीट की दूरी को मेंटेन करते हैं, जैसा कि कोविड के समय में 2 गज की दूरी की बात करते थे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही माइल्ड है। उसको जो मैंने मॉनिटर करने की बात की, वो गवर्नमेंट लेवल पे कि उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्या वायरस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है? अगर और क्या उसकी सीवियरिटी बढ़ गई है? अगर ऐसा है, तब हमें घबराने की ज़रूरत थोड़ी हो सकती है, और उसमें भी घबराने की ज़रूरत जो है सबके लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसकी इम्यूनिटी रहती है, रीइन्फेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जो है 5 साल तक आते-आते सभी लोगों को डेवलप हो जाती है। इसलिए जो नए हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो जस्ट पैदा होते हैं, तो 1 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, उनमें थोड़ी-सी जो है सीवियरिटी बढ़ने का खतरा रहता है। एल्डरली में ओके। यूजुअली जो 70 के ऊपर एल्डरली हैं, उन्हीं में यूजुअली देखा गया कि प्रॉब्लम थोड़ी-सी की सीवियरिटी की है। अगर ओवरऑल देखें, तो ये बहुत ही माइल्ड वायरस है, मेजॉरिटी में एसिम्प्टोमेटिक है। जी चलिए, हाँ। बस यही उम्मीद रहेगी कि बस एक माइल्ड वायरस हो ये, और ज़्यादा सीवियर ना हो। डॉक्टर रॉय, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के हेलो। लिए और ये सारी पोजीशंस क्लियर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। शरद अवस्थी भी हैं हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट आज इसीलिए नीचे है या फिर कोई और कारण लग रहे हैं आपको? ये एक सिर्फ एक एडेड ऑन एक्सक्यूज़ बन गया एक मार्केट के लिए? हाँ जी, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक एडेड ऑन एक्सक्यूज ही है, क्योंकि जितनी भी क्लैरिफिकेशंस अभी आप लोग भी दिखा रहे हो और सुबह से भी जितनी भी क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, वो कहीं भी इतनी अनर्व करने वाली नहीं है। लेकिन कोविड चूंकि एक रीसेंट फिनोमेना है और काफी पेनफुल रहा पूरी कंट्री के लिए, हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई उससे रिलेटेड, तो मुझे लगता है लोग थोड़ा सा घबरा भी रहे हो। चाइना का नाम आते ही थोड़ी घबराहट होना वाजिब भी है। तो मुझे लगता है उस वजह से थोड़ा फियर साइकोसिस वहां भी प्ले कर रहा है। बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है इसके अलावा जो कुछ क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह भी आए हैं वो भी काफी उत्साहजनक नहीं है। हालांकि जिस टाइप से एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में देखने को मिल रही थी, बैंक्स का थोड़ा सा बैकफुट पे जाना, आरबीआई की सख्ती बरतना, उस सब की वजह से मुझे लगता है डिपॉजिट ग्रोथ का जो हैंगओवर था वो तो लगभग खत्म होता दिखा है ज्यादातर क्वार्टरली अपडेट्स में। एडवांसेस ग्रोथ अभी भी उतनी अग्रेसिवली दिखाई नहीं दी है, तो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अब मुझे लगता है जैसे-जैसे कंजम्पशन के नंबर्स इस क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, हालाँकि सर्विसेज पीएमआई काफ़ी बेटर आई है। तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे मैक्रोस पे इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा, बट मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा-सा प्रीएम्प्ट करना चाह रहा है कि प्रोबेबली जो एडवांसेस वगैरह के नंबर्स में इतनी ऑप्टिमिज्म दिखाई नहीं दे रही है अक्रॉस द बोर्ड, तो वो शायद परकोलेट करे वीकर मार्केट्स में। और एज़ एन ऐड ऑन सेंटिमेंट मेरे हिसाब से ये एचएमपी वायरस वाला जो इश्यू है वो भी प्ले आउट कर रहा है। ओके, और आज की आपकी स्टॉक पिक क्या होगी शरद जी? मुझे लगता है एलआईसी एक काफी डिसेंट बेट है। इन वैल्यूएशंस पे लगातार हमने काफी करेक्शन देखी है।
सबसे बड़ी एयूएम है कंट्री में, लगभग 55 लाख करोड़ के आसपास, 7.25 लाख करोड़ के आसपास की एम्बेडेड वैल्यू है, 5.5 लाख के करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और हमें लगता है जैसे जैसे वो नॉन पार पे फोकस कर रहे हैं उसका काफी फायदा होना चाहिए। हालांकि रिसेंटली जो कुछ चेंजेस आए हैं सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स में, उससे हो सकता है टेम्पोररी थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बट इंश्योरेंस एज अ स्पेस और एलआईसी की डोमिनेंट पोजीशनिंग, मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक को एटलीस्ट 1.5 के ईवी पे एम्बेडेड वैल्यू के मल्टीपल पे ट्रेड करना चाहिए, जो यहाँ से काफी डिसेंट अपसाइड ओपन करती है। वन टाइम तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, मेरे हिसाब से 1.5 मिलना चाहिए। ज्यादातर बड़ी कंपनी शायद 3 साढ़े 3 के एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज जो है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे नॉन पार फोकस आता है वैसे वैसे एलआईसी को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ऑलरेडी एजेंट जो सेगमेंट है उसको वो रिवैम्प कर रहे हैं, रिवर्क कर रहे हैं, मिक्स वगैरह भी काफी अग्रेसिव है एज का। तो मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन है वो गैप भी है उनके पास, तो आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स वगैरह की हो सकता है आपको लीनियर ऐसे दिखाई नहीं दे, बट लॉन्ग टर्म अभी भी पेनिट्रेशन में काफी स्कोप है। तो 1.5 का एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड करता है तो 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है एलआईसी काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके, एलआईसी आपकी ये कॉल है, याद रखिएगा ये कोई डे ट्रेड नहीं है या फिर हफ्ते भर का ट्रेड नहीं है। 80 पर आपको थोड़ा सा वक्त साल भर का देना पड़ेगा इस स्टॉक में। आपने बाकी लॉजिक सुन लिए और रीज़न इस बाय कॉल के। मीनवाइल जैसे कि जिस थीम पे हम बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में स्ट्रेंथ, फार्मा में कुछ इक्का दुक्का पॉकेट्स में स्ट्रेंथ, आईआरसीटीसी बैकफुट पे, अपोलो हॉस्पिटल्स एट डे हाई। लुक एट इंडिगो नाउ, इंडिगो आपकी स्क्रीन पे आज क्रैक हुआ है काफ़ी बुरी तरीके से। आपका टेक यहाँ पर क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इंडिगो को शिल्पा जी? क्रैक काफ़ी हुआ है, क्या इसमें क्योंकि ये टेंडेंसी हमने देखी थी अक्टूबर के 3rd वीक में 200 मार्क को छूने की, आपका व्यू क्या है? कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट पे काम करना चाहेंगे आप? जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी। थोड़ा मुझे लगता है आज वीकनेस ज़्यादा है, और अगर ये फ़ियर, साइकोसिस जो भी है और ये स्टॉक्स रिलेटिवली इसमें रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिगो हो सकता है आपको 4100 के नीचे भी ट्रेड करते हुए मिल जाए 1-2 दिन में। तो आप यहाँ पे 40 टू 100 का जो पुट है, जो रफ़ली 108 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 का रखिए, और ये व्यू सही जाता है तो ये 180 से लेके 200-240 तक का भी एक मूव आपको दिखा सकता है। बिकॉज़ यहाँ 40 टू 100 के नीचे जाते ही इंडिगो में स्पेस खुल जाता है टुवर्ड्स 4000 तक भी एक स्लिप लेने का। तो ये भी एक ट्रेड आप इसमें वाया ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। खैर अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको वीरू, अगर आप इंडिगो देखें या आप इंडियन होटल्स देखें, मेरे ख्याल से ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस पूरे पिछले 1 साल में ट्रैवल एंड टूरिज़्म के स्पेस को रिप्रेजेंट किया है। और अगर इस बार वायरस की वजह से अगर आपको ये स्टॉक्स में करेक्शन मिल जाएगी, तो एज एन इन्वेस्टर, देखिए एज ए ट्रेडर तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, एज एन इन्वेस्टर इस बार वो मौका आपको नहीं चूकना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक स्टॉक को एड्रेस करते हैं, ईजी ट्रिप प्लानर्स, यानी कि easytrip.com चलाने वाली कंपनीज। यहाँ से निशान पिट्टी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अचानक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। रिकांत पिट्टी अब सीईओ पद की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा पहले भी पिछले 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि पिट्टी जी ने एक बार और स्टेक सेल किया था अपनी कंपनी में। हालांकि जो बज़ था वो ये था कि वो अपना पूरा हिस्सा बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेचा सिर्फ 1.4%। बात करते हैं उनके साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। निशान जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्यों सीईओ का पद छोड़ा, क्या ऐसा कारण रहा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। सीईओ का पद इसलिए छोड़ा गया क्योंकि अभी डे टू डे एक्टिविटीज में विक्रांत इन्वॉल्व हैं और अभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी है हमें बहुत ही एग्रेसिवली। तो एज चेयरमैन मैं उसको ओवरलुक कर रहा हूँ इंटरनेशनल एक्सपेंशन को, और डे टू डे एक्टिविटीज जितनी भी इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है उन सबको विक्रांत एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वजह से उसको हमने शिफ्टिंग की है। सो आई एम बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आई विल बी लुकिंग आफ्टर। मैं सब जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हमारे, जितने भी इंटरनेशनल अभी जो एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं, हम जितने भी इंटरनेशनल के ऑफिस प्लान कर रहे हैं, मैं उन सबको ओवरलुक कर रहा हूँ। ओके, भाइयों के बीच में सब ठीक है या फिर कुछ मनमुटाव है? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। भाइयों के बीच में सब बढ़िया है। अभी तीनों भाई हम साथ में ही दुबई में फैमिली के साथ, मॉम डैड सब पूरी फैमिली साथ में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करके आए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट तो खैर फैमिली कर ही लेती है साथ में, लेकिन बिजनेस के हिसाब से पूछ रहा था मैं कि कहीं कुछ मनमुटाव है क्या एक दूसरे के उसको लेकर? हम भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं है। अभी हम और प्लान कर रहे हैं कि हम एक फैमिली ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जितनी भी इक्विटी फैमिली ट्रस्ट में जमा करा दी जाएगी। ओके,
नहीं फिर अब अच्छा, अब तीनों भाइयों के बीच में अब स्टेक किस किस तरीके से है, और अब इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा कि जिस भाई के पास अब ज़्यादा स्टेक है उसका ज़्यादा से होगा कंपनी में? ऐसा कुछ नहीं है, हम तीनों के अलग अलग डोमेन है, हर किसी का अलग अलग डोमेन बना के रखा हुआ है, वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। तो मेरा इंटरनेशनल डोमेन का बिजनेस है तो मैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन करूंगा, विकान का इंडिया में बिजनेस है तो विकान इंडिया के एक्सपेंशन करेगा। हाँ तो निशान जी, इन्वेस्टर रिलेशन, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। नहीं मैं बताऊँ क्यों ये सवाल आया था निशान जी, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे काफ़ी कम हुई है आपकी कंपनी की, और वो पूरी की पूरी होल्डिंग जो है ना वो रिटेल के पास गई। हाँ हाँ, इसी चेक करें आप, जितने भी ई कॉमर्स कंपनी जितनी भी आप जानते हैं, अभी काफी सारी लिस्टिंग है। जब हमने लिस्ट किया था हिंदुस्तान के अंदर 2021 के अंदर, तब आप चेक करेंगे मार्च अप्रैल के अंदर हमने लिस्ट की थी कंपनी 2021 में। उससे पहले कौन कौन सी ई कॉमर्स न्यू एज कंपनीज लिस्टेड थी इंडिया में, उससे पहले आपको 1 या 2 कंपनी मिलेंगी। हमारे बाद में सारी कंपनीज लिस्ट हुई हैं, और जितनी भी कंपनीज लिस्ट हुई हैं उनमें आप प्रमोटर कैटेगरी में चेक करेंगे कितनी होल्डिंग है किसी प्रमोटर की। हमारे पास अभी भी 50% होल्डिंग हमारी कंपनी की हमारे पास है। नहीं वो मैं समझ गया। मेरे हिसाब से ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। और दूसरा सवाल आपका जो आप कहना चाहते थे रिटेल का काफी स्प्रेड क्यों है, तो हमारे पास 11 लाख शेयर होल्डर्स हैं अभी कंपनी के अंदर, ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर। नहीं वो यही जानना चाहते हैं, वो 11 लाख शेयर होल्डर्स, निशान जी 11 लाख शेयर होल्डर यही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी कंपनी में रिटेल शेयर होल्डिंग मार्च में 6% थी, अब 34% है। तो उनका सवाल यही होगा आपसे कि क्या भाइयों का कमिटमेंट है इस कंपनी में, और क्या मतलब पिछले और डबल तेजी से कमिटमेंट बढ़ चुका है अभी जो बार्स के अंदर जो आपने मीडिया के अंदर आया उस वजह से 4 गुना स्पीड से हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं अभी। और सबके अलग अलग, जो मैंने पहले भी बताया, सबके अलग अलग डोमेन है, डेटा एक्यूरेसी पे, आपको ब्लॉकचेन पे, एआई पे, कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट होगा। हमारा अल्टीमेटली कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस है अनुज जी, तो जितना ज्यादा कंज्यूमर हमारी वेबसाइट पे आता है उतना ज्यादा बिजनेस हमें डेवलप मिलता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ में हम 8,000 करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट सेल करते हैं पूरे साल में, 8,000 करोड़ रुपए की। और ई कॉमर्स कंपनीज में जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर इक्विटी 2%, कहीं पे 4%, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15% से ऊपर कोई कंपनी नहीं मिलेगी पीयूएच लिस्टिंग कंपनी में, क्योंकि सब डिवाइड कर लेते हैं कंपनी की। जब भी कंपनी चालू करते हो कैश बर्न मॉडल पे चालू करते हैं। हम लोगों का 2008 से सेल्फ जनरेटिंग कैश बिजनेस निशान जी 2008 से। हाँ निशान जी, मैं एक चीज़ पूछूं, निशान जी लगभग 20-22 साल से हम भी प्रमोटर्स से बात कर रहे हैं। मतलब अमूमन जो होता है ना, कोई प्रमोटर जब अपना कंपनी में स्टेक बढ़ाता है तो जनरल पब्लिक का भी, शेयर होल्डर्स का जो विश्वास है, कन्विक्शन है, बढ़ता है वो। अब आप खुद कह रहे हैं कि मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस को और वहाँ पे होने वाले विस्तार को उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो वजह एग्जैक्टली वो स्टेक सेल की थी क्या? और एक्चुअली अब वो हो भी गया, स्टिल यू आर होल्डिंग, मतलब आपका 14% स्टेक था, फर्दर लिक्विडेट तो नहीं करेंगे आप अपना स्टेक? प्रमोटर का 50%, अब कोई लिक्विडेशन का कोई चांस नहीं है, कोई नियर फ्यूचर में हमारा कोई सेल स्टेक नहीं होगा, किसी भी प्रमोटर का भी शेयर सेल नहीं होगा। 50% हमारी होल्डिंग है अभी, ओके, ऑलमोस्ट उतनी ही हम करा रखेंगे। ओके चलिए, तो फर्दर प्रमोटर्स की तरफ से कोई लिक्विडेशन नहीं होगा। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कन्विक्शन, हमारा जो कन्विक्शन जो है कन्विक्शन के लिए अब वापस जैसे ही आपको मालूम होगा अभी एम्बार्गो लगा हुआ है, तो अभी हम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग्स नहीं कर सकते। जैसे ही खत्म होगा हमारे रिजल्ट आउट होंगे, उसके बाद हम इमीडिएटली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास में वापस जाके कंपनी की ग्रोथ के लिए डिस्कशन चालू करेंगे। ठीक है निशान जी, आप अपना जो स्टेक बेच रहा है आपने, वो तो अपने भाइयों को भी बेच सकते थे, ये ख्याल मन में नहीं आया आपके? सर एक ही बात है, हमारे सब फैमिली के हिसाब से एक है, जैसे मैंने पहले भी अभी बोला, हम एक फैमिली ट्रस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा शेयर जो है वो फैमिली ट्रस्ट में डाल देंगे, जिसको कंट्रोल हमारे मतलब तीनों भाई मिलके ही कंट्रोल करेंगे। क्या कर रहे हैं इस पैसे का, जो आप हिस्सा बेच के जो पैसा जुटाएंगे, क्या प्लान है उसका? जुटाएंगे, आप नहीं बेच रहे, हिस्सा नहीं बेच रहे। अच्छा, तो जो हिस्सा बेचा था आपको अभी भी बताया कि प्रमोटर बाकी कंपनीज में देखेंगे तो बाकी सब में 8% के प्रमोटर, तो आप कहाँ से उनसे कैसे पूछेंगे कि आपने पर्सन से आपने क्या किया उस पैसे से? ओके अच्छा, ये नहीं, आई थिंक पहले बेचा है आपने, शायद उससे रिलेटेड सवाल था। अच्छा, एक बीच में एक इशू आया था कि शायद आप इंटरेस्टेड थे गो एयर को खरीद कर रिवाइव करने में। अब ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना? बिल्कुल प्लान नहीं है। मैं आपको गो एयर के विषय में भी बता देता हूँ। हमारी कंपनी को 110 करोड़ रुपए लेना था गो एयर से, जो हमने पिछले साल में लाइट ऑफ किया है बैलेंस शीट से। 110 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया है कंपनी के अंदर। एनसीएलटी में हमारा क्लेम खड़ा हुआ है अभी तक। तो अगर वो पैसा आता तो सीधे सीधे हमारे को बॉटम लाइन में हमारे मुनाफे को ऐड करेगा। गो एयर का जो नुकसान जो उन्होंने एनसीएलटी में डाला वो हम बुक कर चुके हैं अपनी बैलेंस शीट में।
पिछले साल में ही। और हमारा कोई एयरलाइन के अंदर गोए तो ऑलमोस्ट एनसीएलटी में जाके जा चुकी है। चलिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं निशान एयरलाइंस जी, के अंदर। ओके निशान जी, शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे इश्यूज क्लियर करने के लिए। लेकिन बेसिकली अब जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो फॉरसीएबल फ्यूचर में रहने वाला है। बिल्कुल सेम फ्यूचर जो जितना अभी है उतना तो कम से कम रहेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ आपको। कम से कम मतलब आगे जाके वो वापस भी लेने का मौका मतलब मिलेगा तो वो भी सोच सकते हैं आप। जी वो भी सोच सकते हैं, अभी कह नहीं सकते उसके बारे में, जो अभी जो है उतना कम से कम रहेगा। ओके निशान जी, थैंक यू सो मच। अच्छा निशान जी, आपसे मैं मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, वो एक ऑब्वियसली एक दिन था, खास दिन था। अभी फुल टेम्पल इनॉग्रेशन हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं क्या आप, या जा रहे हैं? नहीं उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, कुछ बिजनेस कारण हुआ है, मैं उसमें नहीं जा पा रहा हूँ। ओके चलिए, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए निशान जी, और ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर बहुत बहुत प्लान्स धन्यवाद के अनुज लिए। जी। शरद जी, कोई व्यू है क्या आपका स्टॉक पर? आज तो ऑब्वियसली थोड़ा रिलीफ रैली आई है स्टॉक में, करीब करीब 5% ऊपर। देखिए मेरा ये मानना है कि टोटल होटल स्पेस में तो एक स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देख लिया है, बारिंग हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जहां मुझे लगता है अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको पूरा ट्रैवल और ये वाला स्पेस प्ले करना है जहां पर कैपिटा इनकम इंप्रूवमेंट के साथ साथ मुझे लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म को अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ मिलनी चाहिए, तो ये पूरा बास्केट जो है यात्रा, इक्सिगो, टीबीओ टेक और इवन इजी माई ट्रिप, तो मुझे लगता है ये सारी कंपनीज को बहुत फायदा रहना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप टिपिकली ईवी टू सेल्स की बात करें तो शायद यात्रा में सबसे ज्यादा है अभी के टाइम पे, बट ये डिप के बाद यहाँ पे भी कितना लगभग 7-8 टाइम ईवी टू सेल्स पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। बट जैसा मैनेजमेंट बोल रही है, अगर कोई एक्विजिशन वगैरह वो प्लान कर रहे हैं और कैसे परकुलेट होता है जो नए बिजनेसेस की वो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो ग्रोथ रेट अभी एक्सपेक्टेड है जो ऑलरेडी प्रीटी हाई है उसको थोड़ा सा फिलिप मिल जाए, तो हो सकता है और बेटर हो। बट एज अ स्पेस मुझे लगता है ये चारों पांचों कंपनीज कंपेयर टू होटल ये बास्केट बना के शायद ज्यादा पैसे बनेंगे लॉन्ग टर्म में, और बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टाइम होटल वाला बिजनेस थोड़ा सा एसेट हेवी भी है कंपैरेटिवली, ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस काफी बेटर करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। बट बेस्ट पिक पूरे स्पेस में मेरे हिसाब से ये भाव में यात्रा ऑनलाइन होनी चाहिए, बट आप ये पांचों कंपनीज का बास्केट बना के भी चल सकते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ओके चलिए, इस बीच राजेश पहले से बात करते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त मार्केट्स पे? मीनवेल हम डे लो कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को, आपका कॉल क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, और आज की बिकवाली के बाद निफ्टी ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अब ब्रीच कर दिया है। जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, हमें लगता है ये अब ये 23,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से डाउनसाइड जो ओपन हो रही है वो 23,200 तक की, जो कि ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग लो के आसपास है, वहाँ तक हमें लगता है ये फर्दर सेल ऑफ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो अभी जब तक मार्केट 23,750 23,800 को क्रॉस नहीं करता है, छोटे मोटे उछाल में बेचने की सलाह है। डाउनसाइड में 23,200 तक की डाउनसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक हमें वीकनेस लग रही है भेल में, यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो तोड़े, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक अब 225 रुपए के नीचे सस्टेन हो रहा है, हमें लगता है अगर ये इसके नीचे बना रहा तो भेल के डाउन साइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 215 208 रुपए तक की डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रही है। तो भेल फ्यूचर में शॉर्ट किया जा सकता है 225 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप टारगेट होंगे करीब 210 208 तक के। ओके, मीनवाइल थोड़ा सा देखिए, हम इस प्रोस्पेक्टिव से भी बातचीत करते हैं कि अपना जो रिस्क है आपको कहाँ रिड्यूस करना चाहिए, और क्या एग्जैक्टली जो कि ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में था वो थोड़ा सा अब इन टर्म्स ऑफ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको सोच के चलना चाहिए। मैं 2-3 स्टॉक से बात करूंगा यहाँ पे। शिल्पा जी, एक बार BSE देखिएगा, आई मीन एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत दिनों बाद, और क्या अब एक रीजनेबल स्टॉप लॉस यहाँ पे सोच लेना चाहिए, जहाँ के बाद एटलीस्ट आप थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकें। इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टॉप प्रॉफिट, है ना, अपने मुनाफे को कहीं ना कहीं रोक लें आप। आपका व्यू इसमें, क्योंकि 4.5% इंट्राडे में स्लिप करना ये एक नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है।
जी बिल्कुल, अगर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 5,000 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्योंकि रेंज एज़ पर ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 5,000 से लेके 5,500 600 था, जो ये बराबर अच्छे से प्ले करते भी रहा है। तो अगर ये 5,000 के नीचे फिसल जाता है तो आपको एक फ्री फॉल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा, जहाँ पे हो सकता है ये आपको टुवर्ड्स 4,600 भी स्लिप करते हुए मिले। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट देयर, तो आप यहाँ पे 5,000 का एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए जिनके पास है। और अगर किसी को सेल के साइड में फ्रेश ट्रेड लेना है तो आप वेट कीजिए, 5,000 के नीचे अगर ये फिसल जाता है तो आप एक 5050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 50-60 रुपए का, और आप सेल में जा सकते हैं। उसमें भी आपको 200-300 पॉइंट मिलना चाहिए, बट ये 5,000 जोन थोड़ा क्रूशियल है। ठीक है, 5,000 इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर एक खरीदारी करने की सलाह होगी बीएससी लिमिटेड में। आप कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पे बिकवाली हावी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों में आज तेज़ गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की ही बात करें तो 4% नीचे है। क्यों टूट रहा है, सवाल आखिर ये है। ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी यतिन जी। यतिन जी बताइए। तो देखिए, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं वो इतने खास नहीं आए। इनफैक्ट हाई सिंगल डिजिट्स में आपको डिपॉजिट एडवांस ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं बाजार की उम्मीद ये थी कि Q3 में शायद पीएसयू बैंक्स का प्रदर्शन बेहतर रहे। लॉन्ग अनवाइंड भी देखने को मिल रही है एफएनओ सीरीज में। और अगर हम शुरू करें यूनियन बैंक से, तो देखिए इनका बिजनेस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटा है, डिपॉजिट्स भी घटे हैं। इनफैक्ट इनका जो टोटल बिजनेस है लगभग 0.24% नीचे है QOQ बेसिस पे। और अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो सिक्वेंशली लगभग 2% गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये पीएसयू बैंक का प्रदर्शन पसंद नहीं आया। इनफैक्ट यूनियन बैंक आज निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में टॉप लूजर है। करीब 7-8% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और कासा रेशियो में भी आपको साल दर साल बेसिस और QOQ बेसिस पे गिरावट होती हुई नजर पड़ी है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो डिपॉजिट्स केवल 9% बढ़ी हैं साल दर साल बेसिस पे। हालांकि एडवांस ग्रोथ जो है 16% हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एडवांस ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि उसको कवर अप करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके कॉस्ट जो है ऑफ फंड्स बढ़ेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर प्रेशर बन सकता है। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ भी सिमिलर आपको चीज़ें दिख रही हैं। 9% की डिपॉजिट ग्रोथ और उसके सामने एडवांसेस ग्रोथ 16% का, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रहा है। और आईडीबीआई बैंक की बात करें तो डिपॉजिट्स 9% ऊपर हैं, कासा डिपॉजिट्स केवल 2% ऊपर हैं और एडवांसेस 18% ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा है कि आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर प्रेशर बन सकता है। और डिपॉजिट ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है जितनी अनुमान था कि 14-15%, 10% के ऊपर रहेगा। तो डिपॉजिट ग्रोथ को लेके शायद आज बाजार कंसर्न दिख रहा है। बिल्कुल, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, जिसका डेंट पीएसयू इंडेक्स पर देखने को मिला। और जैसा कि आपने मेंशन भी किया, यूनियन बैंक इसमें सबसे ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है फिलहाल, 0.25% के करीब। शरद जी, पीएसयू बैंक्स देखिए जिस तरीके से बिकवाली हावी इस पूरे इंडेक्स पर आज, क्या अप्रोच, क्या रणनीति फिलहाल, स्पेशली अगर यूनियन बैंक की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मुझे लगता है देखिए यूनियन बैंक 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है और इस डेटा को लेके बहुत ज्यादा रीड इन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है। बैंक्स ने जिस तरीके से अपने जीएनपी नेट एनपीए लेवल्स को पिछले 3-4 साल में कम किया है वो भी काफी डिसेंट है। और मुझे लगता है कि 0.9 टाइम्स एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आज की 8-10% की करेक्शन के बाद शायद 0.8 टाइम्स के आसपास अवेलेबल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वैल्यूएशन पे आपको बहुत ज्यादा इसमें कमजोरी देखने की उम्मीद है। बट मेरे हिसाब से फॉरवर्ड कमेंट्री अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव रहनी चाहिए। और जैसे जैसे आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती है, वो ट्रेजरी इनकम को भी ज्यादातर बैंक्स को बूस्ट मिलना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है एक आधा क्वार्टर, बट 0.9 टाइम्स 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें फैक्टर्ड इन है। रफली अगले साल की बुक वैल्यू अक्रेशन और 1.1-1.2 का प्राइस टू बुक मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आपको एटलीस्ट 30-35% अपसाइड रहेगी। और चूंकि आप एक नीची वैल्यूएशन पे ले रहे हैं तो मुझे लगता है जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी काफी ज्यादा है। तो मैं बहुत ज्यादा इस मंथली अपडेट क्वार्टरली अपडेट में रीड इन नहीं करूंगा। और मेरे हिसाब से इस डिप को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। कंजर्वेटिवली भी अपसाइड आई तो आपको एटलीस्ट 25 से 30% अपसाइड यहाँ से मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आज बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए आप, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ क्या, 12% की एडवांसेस की ग्रोथ थी और करीब 12% की ही डिपॉजिट की ग्रोथ थी। अब डबल डिजिट ग्रोथ कहने को ख़राब नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने करीब 20% की ग्रोथ दिखाई थी, इस वजह से इस क्वार्टर में 12% की ग्रोथ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं। ये वही बात है कि मार्केट में इस समय
है थोड़ा सा वो मूड माहौल इस चीज़ को लेकर, थोड़ा सा मार्केट नेगेटिवली चीज़ों को लेना चाहता है। बाय द वे निफ्टी देखिए अब 23,550 पर और बैंक निफ्टी अब 49,767 पर। वीरू अब हम थोड़े से ना सीरियस लेवल्स वायलेट कर रहे हैं मार्केट पर, क्योंकि आई थिंक पिछले हफ्ते भी 23,640 था मेरे ख्याल से लो, और अब हम उसके नीचे जा रहे हैं। अब वो जो नवंबर के लोज थे ना 23,280 का था मेरे ख्याल से, या 23,250 उसके आसपास का था इंट्राडे लो। आई थिंक क्लोजिंग लो के तो हम काफ़ी करीब होंगे उसमें, 23,400 समथिंग था क्लोजिंग लो। अब आई थिंक अब हम काफ़ी सीरियस प्राइस डैमेज पर आ रहे हैं जिस तरीके से। और मैं फिर कह रहा हूँ वायरस तो आई थिंक शायद एक एक्सक्यूज़ है, ये मार्केट काफ़ी वीक हो ही गया है पिछले 3 महीने से, आज इसको एक और एक्सक्यूज़ मिल गया गिरने के लिए। बट अनुज, ऐसे माहौल में जैसे आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद अब वही एक लेवल बचा है ना। बड़े बड़े स्टॉक्स को देखिए ना अनुज, SBI बिलो 200 डे, निफ्टी बैंक बिलो 200 डे, निफ्टी बिलो 200 डे। अब क्या एज ए मतलब जैसे कि मैं वो प्रश्न पूछ रहा था BSE वाला, BSE, ट्रेंड, पॉली कैप, क्या बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे आप अच्छे प्रॉफिट्स लेके बैठे हैं, उस पर थोड़े प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट करना चाहिए क्या अब ऐसे माहौल में? बिल्कुल, इसमें मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूँ, MCX। आप एक बार MCX देखिए, वो भी करीब 5.5-6% नीचे है आज। ठीक है फिर बिल्कुल मार्केट में इस समय एक प्रॉफिट प्रिजर्वेशन एक अप्रोच हो सकती है। एक चीज़ मैं लेकिन ऐड करूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर है ना, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए, वो मैंने खैर वो दौर देखा है तो मैं बता रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली वो एक अच्छी मेमोरी नहीं है बहुत लोगों के लिए, लेकिन प्योरली अगर फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आप आज ही कूद के ख़रीदें या ये इस तरीके से अप्रोच करें, लेकिन एक अगर इस वायरस के डर की वजह से अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल एंड टूरिज़म स्टॉक्स, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई और स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि इस वजह से गिर रहे हैं लेकिन उनकी अर्निंग्स पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं, वो निबल करने का मौका होगा। उसका तरीका ये होगा कि हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा ऐड करें, क्योंकि यही एक अप्रोच रहेगी। और पैनिक ना करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मार्केट के गिरने का एक उसको एक्सेंचुएट करने का एक रीज़न हो सकता है, ये स्टैंड अलोन रीज़न नहीं है। अगर ये स्टैंड अलोन रीज़न होता तो ग्लोबल मार्केट भी गिरती, फिर हमारी मार्केट इकलौती नहीं गिरती। तो हमारी मार्केट वैसे ही वीक थी, इसमें आपने कुछ और बेसिकली वो जोड़ दिया। आप पता है बचपन वो एक गेम खेलते थे जिसमें वो स्टोन्स के ऊपर पत्थर फेंकने होते, वो बॉल फेंकनी होती थी, कई बार 3-4 बार फेंकते थे, उसके बाद 5वीं बॉल हल्की सी लग जाती थी तो वो गिर जाता था। तो वो 5वीं बॉल थोड़ी ना आपने ज़्यादा फोर्स से फेंकी है, तो फोर्स से तो पहली 4 बॉल फेंकी थी, वो क्रेडिट 5वीं बॉल को मिल जाता था। तो आज हेडलाइन में बन जाएगा कि इसकी वजह से हम गिरे थे, लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न बना है मेरे ख्याल से इसको एक्सटेंड करने का। जी हाँ, रीज़न आज अगर आप देखें ये माफ़ कीजिएगा इस वायरस फियर्स, लेकिन वो जो बात कर रहे थे अनुज अभी यहाँ पे देखिए एक बार जरा लुक एट पॉलीकैप, लुक एट MCX, वाकई और बाजार वो कर रहा है। और तीनों मेरे को हटा दीजिए इनफैक्ट स्क्रीन से। लुक एट पॉलीकैप 3.5%, MCX 5.6%, और जरा BSE लेके आइए, BSE में लॉसेस हैं ही ऑलरेडी, तो वो बात गलत नहीं है। आई थिंक जहाँ पे प्रॉफिट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत सीरियसली। आई थिंक MCX पर एक टेक ले लेता हूँ। अमित जी, MCX पे आपका टेक नाइसली पॉइंट आउट किया अनुज ने यहाँ पर 5805 और 100 डेमा ब्रीच हो रहा है, जहाँ से पिछली बार हर बार बाइंग आई है। आपका टेक क्या हो गया MCX पर? वीक स्ट्रक्चर है वीरेंद्र जी। इनफैक्ट मॉर्निंग से यहाँ पे ये स्टॉक अंडर प्रेशर है, और जिस हिसाब से यहाँ प्रेशर बना हुआ है आई थिंक यहाँ पे 5700 से लेके 5600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 6% डाउन है, बट अगर किसी के शॉर्ट है इसमें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5875 का। 5875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर इस समय आपको मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले हॉर्मस के पास चलते हैं। एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली का जो भारत पर भरोसा है और जो साल के एंड तक 1 लाख के टारगेट दिए गए, इस पर क्या कहा गया है वो समझते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून, बताइए।
मनोज, और जिस तरह के बाजार में हम हैं उस वक्त में बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस तरह की बात सुनने की सख्त ज़रूरत होगी ही, और मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर पूरा भरोसा जताया है। बेस केस, बुल केस और बेयर केस, ये तीनों सिनेरियोज उन्होंने दिए हैं। बेस केस में जो 50% की प्रोबेबिलिटी है उसमें 93,000 के टारगेट दिए हैं, मगर बड़ा टारगेट जो है वो बुल केस का है 1,05,000 का, जो कि 30% की प्रोबेबिलिटी है। और बेयर केस पर भी हम आएंगे आगे चल के, मगर बेस केस में मॉर्गन स्टैनली क्या कहना चाहता है ये जानने की जरूरत है। फिस्कल कंसोलिडेशन, बढ़ता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, घरेलू ग्रोथ अच्छी और यूएस में रिसेशन का खतरा नहीं, इसकी वजह से हमारे मैक्रोस में सुधार होगा। और मॉर्गन स्टैनली ये उम्मीद कर रहा है कि ब्याज दरों में भी कटौती होगी, लिक्विडिटी एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा और FY27 तक सेंसेक्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो सालाना आधार पर 17% होगी। ये बेस केस का सिनेरियो है। मगर बुल केस में मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है, जिसकी वजह से सेंसेक्स 1 लाख के पार जा सकता है साल के अंत तक, $70 के नीचे का क्रूड, महंगाई में कमी जिसकी वजह से ब्याज दरों में कटौती ज़्यादा हो सकती है आरबीआई की तरफ से, FII फ्लोज में सुधार हो, रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो ख़त्म हो और रिफॉर्म्स को लेकर बड़े फैसले हो, GST की दरों में कटौतियां हो, फार्म लॉस पर जो है कुछ प्रोग्रेस हो और FY27 तक सालाना आधार पर 20% की सेंसेक्स में अर्निंग्स ग्रोथ हो। ये बुल केस सिनेरियो है। अब बेयर केस में जिसमें उन्होंने सिर्फ 20% की प्रोबेबिलिटी दी है मगर 70,000 के टारगेट दिए है सेंसेक्स पर, यहाँ क्या हो सकता है, क्रूड के प्राइसेस जो है वो $110 के पार निकल जाए और ब्याज दरें काटने की बजाय आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाए अपने मैक्रोस को बचाए रखने के लिए, ग्लोबल ग्रोथ एनवायरनमेंट में कमजोरी आए, यूएस के बाजारों में मंदी आ जाए, रिसेशन में चला जाए यूएस, और जिस वजह से सेंसेक्स की सालाना अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 15% हो और मल्टीपल्स डीरेट हो, इसे दर्शाने के लिए ये मॉर्गन स्टैनली का बेयर केस सिनेरियो है। अब इस बात को लेकर मॉर्गन स्टैनली जो है वो फाइनेंशियल्स, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी में ओवरवेट है, जबकि स्टेपल्स पर वो अंडरवेट है, एनर्जी, हेल्थ केयर, यूटिलिटी और मटेरियल्स और टेलीकॉम के साथ। तो इन्होंने 10 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट बनाई है जिसमें ज्यादातर नाम निफ्टी के स्टॉक्स के हैं। जब आप कह भी रहे हैं पूरे साल से कि ये साल शायद लार्ज कैप शेयरों का हो सकता है, मारुति, रिलायंस, ICICI, L&T, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, ट्रेंट, ये सारे निफ्टी के नाम है। मगर एक मिड कैप नेम है ब्रेनबीज, फर्स्ट क्राई जिसे हम कहते हैं, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, ये भी मॉर्गन स्टैनली की फोकस लिस्ट का हिस्सा है। तो भारत पे भरोसा मॉर्गन स्टैनली का जारी है। 93,000 के बेस केस टारगेट, मगर बड़ा टारगेट जो है वो 1 लाख का साल के अंत तक। बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली का भारत पे भरोसा। थैंक यू हरमास जी इस तमाम जानकारी के लिए। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार फिलहाल दबाव में है, लेकिन Q3 अपडेट के बाद डाबर और मैरिको में गिरावट देखी जा रही है। Q3 अपडेट में दोनों कंपनियों के लिए क्या चिंताएं जताई गई है, ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मंगलम के पास। मंगलम जी बताइए। तो मार्केट में जो दबाव है हम देख रहे हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो Q3 अपडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं, और FMCG के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि Q3 जो है वो फेस्टिव सीजन होता है, तो लोगों ने सोचा था कि Q2 की वीकनेस के बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, बट सेंटिमेंट में वो नहीं दिख रहा है, स्पेशली स्टेपल्स एंड में। तो डाबर का देखते हैं। डाबर 50% रेवेन्यू उनका रूरल इंडिया से आता है, वो रेजिलियंट है, बट जनरल ट्रेड में अभी भी प्रॉब्लम है, अर्बन ट्रेड में अभी भी प्रॉब्लम है। इस वजह से उनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लो सिंगल डिजिट्स में होगा। जो एनालिस्ट थे वो सोच रहे थे कि मिड सिंगल डिजिट हो, बट उस लिहाज से ये थोड़ा सा वीक है। बेवरेजेस टिपिकली Q3 में दिवाली के आसपास उनका जो जूस बिजनेस है वो बहुत अच्छा करता है, पर वो भी सुस्त है, और जो च्यवनप्राश का बिजनेस है वो विंटर में अच्छा करता है, बट विंटर डिले हो गया, उस वजह से हेल्थ केयर बिजनेस भी थोड़ा वीक हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डाबर का जो अपडेट आया था वो काफ़ी वीक था, और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी एब्सोल्युटली फ्लैट रहेगा। तो रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ नहीं, सिंगल डिजिट ग्रोथ और मार्जिन्स फ्लैट, वो स्ट्रीट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैरिको ने मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ का अपडेट दिया है, और इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा ग्रीन में खुला था, बट तुरंत वो गिर गया। उसका रीज़न ये था कि जो प्राइस हाइक है हमने जो देखा कोपरा वेजिटेबल ऑयल में, उस वजह से ही रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। कंपनी ने प्राइस हाइक किया था अपने की प्रोडक्ट्स में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका जो मार्जिन है वो भी इस क्वार्टर में कम होगा। रेवेन्यू मिड टीन्स ग्रोथ लेड बाय प्राइस, वॉल्यूम ग्रोथ सीक्वेंशियली होगा, बट मार्जिन्स को देखते हुए कंपनी थोड़ी सी वॉचफुल है। इस वजह से बोथ डाबर और मैरिको आज अंडर प्रेशर है। बिल्कुल, मार्जिन को लेकर असमंजस है जिसपे डेंट पड़ता देखा डाबर और मैरिको। शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। अमित जी, चार्ट देखिए मैरिको का, जिस तरीके से बिकवाली हावी है, Q3 अपडेट सही लगे नहीं, मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता है। क्या टेक मैरिको पे रहेगा आपका? क्या ये जो गिरावट है इसमें क्या खरीदारी करनी चाहिए? चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको?
जी श्रेया जी, अगर देखें तो एज ऑफ यस्टरडे इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था। एक अच्छा ब्रेकआउट हमने कल एंड ऑफ द डे में इसमें देखा था, बट आज का प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल और वाइल्ड हो गया है। स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट एक लो बनाया 633 का और करंटली 2.2% डाउन है। इट इज एट क्रूशियल मूविंग एवरेजेस। अगर यहाँ पे 635 टूटता तो मेरे ख्याल से 200 डेमा जो कि 623 है वो टेस्ट कर सकता है। तो एक दो दिन मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। फिलहाल अगर अवॉइड करें तो बेटर है। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं 4 का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा राव जी से, उसके बाद राजेश सतपुते जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ से आज समझेंगे चार्ट का चमत्कार, और शरद अवस्थी से समझेंगे मिड कैप फंडा। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए इस समय आपको मिलेंगे। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू जाएगा। यहाँ पे मुझे डिलीवरी थोड़ा अच्छा लग रहा है। डिलीवरी अगर ये 340 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन कर जाता है तो इसमें एक बहुत ही शार्प अपसाइड मूव टुवर्ड्स 380 तक भी आ सकता है। तो प्रीएम्प्टिंग दैट कि 340 के ऊपर इसमें एक थर्स्ट आ सकता है, तो 340 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 9.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 6 रुपए का रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको 15 से लेकर 19 तक भी इजीली ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, डिलीवरी की यहाँ पे 340 की कॉल लेनी है आपको और 940 पे ट्रेड करते हुए बाय है। राजेश जी, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, मैं ग्रैन्युल्स इंडिया को बाय करूंगा। डिस्पाइट सो मच ऑफ वीकनेस, सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, सी द रिलेटिव स्ट्रेंथ, काउंटर प्रोडक्ट है एकदम। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे खड़ा है, 617 का लेवल है। इट्स अ बाय इन ग्रैन्युल। स्टॉप लॉस होगा 608 का। जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 640 टू 645। ग्रैन्यूल्स इंडिया एफएनओ सुपरस्टार के लिए चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी आपने क्या पिक किया है? जी शेयर जी, मैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के साथ जाऊंगा। अगर देखें तो यहाँ 200 डेमा से स्टॉक एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस है। वीकली चार्ट्स भी देखें तो 1980 2000 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो एक कॉन्ट्रा व्यू है यहाँ पे, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2020 का और आपके टारगेट्स रहेंगे 2110 के। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए मिड कैप फंडा आपका स्टॉक आइडिया। जी हमारा मिड कैप फंडा होगा वैरोक इंजीनियरिंग कंपनी, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, प्राइमरीली एलईडी लाइट्स वगैरह, लेकिन रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। 100% लोकल कंपोनेंट्स वगैरह डिलीवर करने में वो फर्स्ट इंडियन कंपनी रही। प्लस ADAS वगैरह जैसी कुछ और टेक्नोलॉजीज पे भी उन्होंने एडवांस लेवल पे काम वाम कर रखा है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। कंपनी के करीब 39 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 8 कंट्रीज में प्रेजेंस है। सारी बड़ी कंपनियां लगभग इनकी क्लाइंट्स हैं, चाहे आपका बजाज, KTM, TVS, हीरो, महिंद्रा, टाटा, सारे लोग इनके क्लाइंट्स हैं। और हमारा ये मानना है कि इनकी ग्रोथ रेट वगैरह डिसेंट आनी चाहिए, नए जो प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च हुए उसकी वजह से भी, और इलेक्ट्रिफिकेशन में इनका जो पर व्हीकल कंपोनेंट है उसमें भी काफी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। तो हमारा ये मानना है कि इस एक्स्ट्रा पेनिट्रेशन को ड्राइव करते हुए आगे भी ग्रोथ रेट्स वगैरह रोबस्ट रहेंगे। तो अगले 2 साल में एटलीस्ट 12 से 13% टॉप लाइन ग्रोथ, FY26 में भी एटलीस्ट 12-13% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ रहनी चाहिए। अब बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट और स्टीप रहेगा मार्जिन इंप्रूवमेंट वगैरह की वजह से। तो हमें लगता है अगले साल कंपनी 30 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट कर देगी। 25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से वैरोक वैरोक इंजीनियरिंग आपकी एक पगार कॉल है। 4 ट्रेड्स हमने पिक किए यहाँ पर मिलके और एक एक करके 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। पहला ट्रेड आया था आज का सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव जी के सौजन्य से। डिलीवरी की यहाँ पे कॉल 340 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट 1519, 10:45 पे लेनी है आपको। एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते ने पिक किया, यहाँ पर उन्होंने पिक किया आज ग्रैन्युल्स इंडिया फॉर ए पॉसिबल टारगेट 645। अमित सेठ जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पे 2110 के लक्ष्य के लिए 2051 पे ट्रेड करता हुआ। शरद अवस्थी मिड कैप फंड पिक किया अभी आपकी स्क्रीन पे वैरोक इंजीनियरिंग। मीनवाइल आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो कि अपने अब लॉन्गर टर्म एवरेजेस के नीचे तो ट्रेड कर ही रहे हैं, बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स हैं और डाउन साइड आप खुल रहा है। आपने क्या ये कैनफिन होम्स 698, मेरे ख्याल से आज मैंने उसको मेंशन भी किया था मॉर्निंग कमेंट्री में, 830 पे के नज़र रखिएगा, पेन से गुजर रहा है। आपका व्यू राजेश पालविया जी, 700 का लेवल भी चला गया स्क्रीन से। 700 के लेवल के साथ साथ आपने 1.5 साल के
जून 2023 से लेकर अब तक के पूरे बेस को तोड़ दिया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आपका प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम इसमें? तो बिल्कुल वीरेन जी, स्टॉक ने आज जो ब्रेकडाउन किया, एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया को आज ब्रेकडाउन करके स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है उसके नीचे ही। हमें लगता है ये अब अगर 715 के नीचे ही सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट लोअर साइड के टारगेट जो ओपन होते हुए दिख रहे हैं वो करीब 665 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो आज की इस बिकवाली में स्टॉक ने अपने एक अहम सपोर्ट को तोड़ा है और उसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है। तो 715 का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। डाउन साइड में हमें लगता है 665 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। होम 705 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आपको चलना है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो गिरते बाजार में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाजार की गिरावट में देखें आप तो नाइका और जुबिलेंट फूड में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नाइका जुबिलेंट फूड में तेजी की क्या वजह है बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन बताएं। जी, जैसे कि आपने बताया कि बाजार में अच्छी खासी इन दोनों स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली तेज़ी देखने को मिल रही है बिकॉज कंपनी ने अपने Q3 के अपडेट्स को जारी कर दिया है, जिसके बाद ये हमें अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाइका के साथ। नाइका का जो परफॉर्मेंस रहा है Q3 में ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर रहा है। अगर हम इसके कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू की बात करें तो ये mid-20s में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर पर्टिकुलरली ब्यूटी वर्टिकल की तरफ नज़र डाली जाए तो ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा उभर इस टाइम पे आया है और जो इसकी वॉल्यूम ग्रोथ है वो अनुमान जताया जा रहा है कि लो 30s में रह सकती है। अगर फैशन वर्टिकल की तरफ देखें तो इसमें भी 20% के करीब 20% ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले नतीजों में। अब बात कर लेते हैं जुबिलेंट फूड वर्क की, बिकॉज इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें करीब 57% का एक उछाल देखने को मिला है। 2153 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है Y-on-Y बेसिस पे। स्टैंडअलोन रेवेन्यू भी इनफैक्ट करीबन 19% बढ़ के आया है। अगर Q3 में डोमिनो के सेम स्टोर सेल की ग्रोथ देखी जाए तो वो है करीबन 12.5% बढ़ती हुई नजर आई है साल दर साल। इनफैक्ट अगर हम नंबर ऑफ स्टोर्स देखें कि इन्होंने कितने एडिशन किए हैं तो इस क्वार्टर में 130 नए स्टोर का एडिशन हुआ है और जो टोटल स्टोर का नंबर अब हो गया है वो है 3260 का। पर्टिकुलरली डोमिनो की बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ इन्होंने भी 60 नए स्टोर्स खोले हैं और टोटल डोमिनो के स्टोर हो गए हैं इस टाइम पे 2139 के। और लेकिन टर्की में जो इनका बिजनेस है डोमिनोज का वो थोड़ा सा हमें डाउन साइड पे नजर आया है। टर्की की जो सेम स्टोर ग्रोथ है वो -3.2% रही है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी ने 25 न्यू स्टोर का एडिशन किया है और टोटल नंबर ऑफ स्टोर अब हो गया है 738 का। बट हाँ, हलचल तो दोनों ही स्टॉक्स के अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिल रही है। बिल्कुल हलचल देखने को मिल रही है और अच्छी खासी तेजी गिरते बाजार में इन दोनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को मिली। Q3 प्री अपडेट जो है वो सही लग रहा है बाजार को। शिल्पा जी, नाइका का चार्ट देखें आप, गिरते बाजार में ये जो स्टॉक है वो 2% से ज़्यादा उछल कर कामकाज कर रहा है, लेकिन इस साल में अब तक इनफैक्ट पिछले साल इसने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, मात्र 5% का रिटर्न इसने दिया है। क्या लग रहा है नाइका में क्या अप्रोच करना चाहिए? जिनके पोर्टफोलियो में है नाइका वो क्या करें? तो नाइका हमने फ्राइडे भी बात किया था इस पे कि 164 के लेवल्स पे था कि 170 172 आ सकता है इमीडिएट बेसिस पे, जो ऑलमोस्ट देयर है। तो यहाँ पे अगर किसी के पास है तो आप इसको 160 तक थोड़ा ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि 160 के नीचे इसमें और ज्यादा गिरावट आ सकता है। स्टॉक अगर ये 175 178 तक जाके सस्टेन भी होता है तो इसमें अपसाइड टुवर्ड्स 190 भी ओपन हो जाएंगे। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पे 175 जोन्स पे कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेल करना है तो 160 तक ट्रेल कर दीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में जो इतनी बड़ी गिरावट है इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ये जानने की कोशिश करते हैं। और DIIs कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन के पास चलते हैं। इनके पास कैपिटल मार्केट में 22 साल से ज़्यादा का अनुभव है और करीब 17 साल से फंड्स मैनेज कर रहे हैं। आइए उनसे समझते हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये हमारी इस साल की पहली कॉन्वर्सेशन है तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए, इस साल इक्विटी इन्वेस्टर्स किस तरीके के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें और ये जो इस समय मार्केट में कोहराम मचा हुआ है इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से वेरी हैप्पी 2025। आज जो मार्केट में इतनी सेलिंग चल रही है अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक थोड़ा सा फियर भी है जो लोगों को न्यू वायरस के बारे में थोड़ा सा एंशियस कर रहा है। सेकंड, जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं या कुछ अपडेट्स आ रही हैं उस हिसाब से कुछ कंपनीज जिन्होंने कुछ स्लो डाउन इंडिकेट किया है वहां पे देयर इज सम प्रेशर ऑन द स्टॉक्स। बट
फॉर 2025 मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है कंपेयर्ड टू ब्रॉड मार्केट, और इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ और क्वालिटी उनकी अच्छी है। तो लार्ज कैप का ये साल रहेगा 2025 का, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स हमें कुछ वॉलिटिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। बट ये जो वायरस के कंसर्न, देखिए मैं कोई बहुत अगर आप देखें दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो बाजार फील कर रहा है सर अभी यहाँ पे, आप आज का जो ट्रेड पैटर्न है, आई मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स एट डे हाई, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स एट डे हाई, इंडिगो बैकफुट पे क्रैक होता हुआ, या सीटीसी, ये कुछ दिन परसिस्ट कर सकता है क्या आपके मुताबिक? मतलब फर्दर प्राइस डैमेज पॉसिबल है इसके चलते, निमेश जी? ईयर्स पहले वीरेंद्र, हमने देखा कि कोविड में जो इम्पैक्ट हुआ, लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि लॉकडाउन हो जाएंगे और हमें इतना 2 इयर्स का ऐसा डिफिकल्ट टाइम हमारे लिए आएगा, तो लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। अब क्या है कि वो मेमोरीज अभी भी फ्रेश हैं। अब कुछ भी वायरस के न्यूज आते हैं, लोग जल्दी से डर जाते हैं कि शायद हम वही सिनेरियो में फिर से चले जाएंगे। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा फियर ज्यादा है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आए हैं वो इतने बुरे नहीं है अबाउट दिस वायरस, एंड मैंने जो अभी रिपोर्ट्स देखे न्यूज चैनल्स पे अबाउट द केसेस दैट आर देयर, उसमें भी वन ऑफ द किड्स इज रिकवर्ड, एंड ऐसे बात है कि सेकंड वन इज रिकवरिंग। तो मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा फियर ज्यादा है देन द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वायरस, और ऐसा भी हो सकता है कि दिस द चांस के ये वायरस इतना सीवियर ना हो, जस्ट लोग उससे घबराए ज्यादा हैं अभी। घबराहट तो है। निमिष जी, श्रेया बात कर रही हूँ, गुड आफ्टरनून। 2024 काफ़ी वॉलेटाइल रहा और 2025 की शुरुआत हो गई है, और शुरुआत में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव, उठापटक बाजार में। इनफैक्ट आज की सेशन ले लीजिए आप, जिस तरीके से शुरुआत हुई और उठा के एकदम से पटका है बाजार को। क्या लग रहा है 2025 भी क्या 24 जैसे वॉलेटाइल रह सकता है? कैसे चैलेंजेस देख रहे हैं आप 2025 में? तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की कहानी मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट रहेगी इन 2025। जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक चेंजेस, अनाउंसमेंट्स, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी रहेंगे। सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। अब फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि ट्रम्प प्रेसिडेंसी में यूएस में कुछ नए अनाउंसमेंट्स आएंगे, उनमें शायद टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दें, वो टैरिफ रेट्स बढ़ा दें कुछ चीजों पे। ओवरऑल मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया विल बी मोर फेवरेबली ट्रीटेड देन अदर कंट्रीज लाइक चाइना, बट मार्केट अनसर्टेनिटी पे बेट नहीं करेगा, तो शायद उसकी वजह से जब तक कि अनाउंसमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तब तक कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। सेकंड, इसके रिस्पॉन्स में अगर चाइना कुछ अनाउंस करते हैं स्टिमुलस अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, तो वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, विच इज वाई अगेन थोड़े से मार्केट्स हमारे वॉलेटाइल रह सकते हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द बजट, तो कुछ इंटरनल हमने स्लो डाउन देखा जो फर्स्ट हाफ में, उसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है, उसको नए आरबीआई गवर्नर कैसे हैंडल करेंगे, पीपल विल बी इन दैट अनसर्टेन मोड। तो मेरे हिसाब से बाय मार्च पिक्चर स्टार्ट्स गेटिंग मोर क्लियर, तब तक ये वॉलेटिलिटी हमें बेयर करनी पड़ेगी। माइंड यू, आई विल आल्सो से कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स एंड आरबीआई के हाथ में है, दोज कैन बी एड्रेस। सो आई एम नॉट सो वरिड अबाउट कि जो डोमेस्टिक में कुछ स्लो डाउन के इश्यूज हमने देखे फर्स्ट हाफ में, मैं उतना चिंतित नहीं हूं उनके बारे में। इंटरनेशनली हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उसमें अनाउंसमेंट्स आते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होता है, और उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। बैंक्स के अपडेट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या जो वीकनेस हमने देखी है लार्ज प्राइवेट बैंकों में, और जो मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है, वो आगे भी कंटिन्यू करेगी? और क्या वैल्यूएशंस असाइड इस समय कोई ट्रिगर है इन बैंकों को बाय करने का? तो वैल्यूएशंस इन बैंक से काफी अट्रैक्टिव है, वेदर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें या पीएसयू बैंक देखें, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। लेकिन इनकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो इस साल स्लो रही, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ स्लो रही है, उस वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी इनकी कंस्ट्रेंट रही है। एनपीएस में ये प्रिस्टीन क्वालिटी पे एनपीएस, अच्छी क्वालिटी के एनपीएस एसेट्स लेके चल रहे थे, तो एनपीएस नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा अपटिक लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज होंगे। जब थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, एनपीएस थोड़ा सा ऊपर आते हैं, लिक्विडिटी के जो अभी कंस्ट्रेंट चल रहे हैं मार्केट में, उस वजह से कुछ एनपीएस की अपटिक आ सकती है।
सिलेक्टिवली जाना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो अवॉइडेबल सेक्टर फॉर सम टाइम इज MFI, जहां पे स्टॉक तो करेक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ अनाउंसमेंट्स आनी बाकी है वहां पे, तो रेगुलेटरी चेंजेस आनी बाकी है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। विद इन प्राइवेट बैंक्स कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको बता नहीं पाऊंगा कि ट्रिगर कब आएगा उनकी री रेटिंग का, लेकिन उसमें वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव। फॉर द ईयर मुझे लगता है हेल्थ केयर विल बी द सेक्टर ऑफ द ईयर जहां पे यू विल सी गुड गेन्स, फॉलोड बाय कंजम्पशन एंड देन फॉलोड बाय फाइनेंशियल्स। अच्छा निमेश जी, एक और चीज़ अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त थोड़ा सा प्रीशियस मेटल्स की तरफ हल्का सा डाइवर्ट होना चाहिए क्या? हल्का सा, मेरा प्रश्न है कि अगर इक्विटी इस अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा, अनिश्चितता में थोड़ा सा बैकफुट पे आए, थोड़ा प्राइस डैमेज फर्दर हो, क्या कुछ समय के लिए आपको थोड़ा गोल्ड सेफ रख सकता है? क्या गोल्ड में अपटिक्स पॉसिबल लग रहे हैं आपको ऐसी अवस्था में? वीरू, मैं आपके साथ एब्सोल्युटली अग्री करता हूं कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि थोड़ा एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड आपको रखना ही चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन। टिपिकली क्या होता है कि गोल्ड इक्विटी का ऐसा साथी है जो बुरे वक्त में काम आता है। तो इक्विटी के साथ कभी कभी गोल्ड आपको गेन्स दे देते हैं, बट इक्विटी जब वॉलेटाइल होता है, जब करेक्शन लेता है, तब गोल्ड में आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है या आपकी जो वैल्यू है वो बचती है। तो गोल्ड एक अच्छा साथी है इक्विटी का, थोड़ा एसेट एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड होना चाहिए। जब जब इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब गोल्ड पे एक्चुअली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंटरनेशनली फंड्स भी गोल्ड को एक्यूमुलेट करते हैं और हमने लास्ट 2 साल में देखा है कि इवन सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं, गोल्ड बाय कर रहे हैं, और लास्ट ईयर तो वन ऑफ द मेजर बायर्स रहे गोल्ड के इन द इंटरनेशनल मार्केट। गोल्ड का आप ये सोचिए कि ये आपकी टीम में एक गोलकीपर हैं जो आपको शायद ज्यादा गोल स्कोर करने में नहीं, बट आपके जो गोल बचाने में मदद करें, आपकी प्रिंसिपल को संभालने में मदद करें। जी निमेश जी, 2024 में देखें आप तो आईटी ने आउट परफॉर्म किया है। 2025 कैसा लग रहा है आईटी के लिहाज से? क्या वैसा ही रिएक्शन 2025 में देखने को मिलेगा? और साथ ही क्या आईटी पे अब बेट लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूएस इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है, साथ ही रुपए में हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, आईटी पर आपकी राय? आईटी में कुछ जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उस पे हम बुलिश हैं कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। एनवायरनमेंट जो है बिजनेस के लिए ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, स्पेशली जो यूएस फेसिंग कंपनीज हैं उसमें उनको बिजनेस की भी अपटिक मिलेगी और शायद करेंसी का भी उनको अच्छा फायदा मिले इस साल। तो वी आर बुलिश ऑन दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी देखना चाहिए कि शायद अगर कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस या कुछ रेगुलेशन चेंजेस आते हैं जिस वजह से इनके बिजनेस मूवमेंट में कुछ इम्पैक्ट हो, तो वो थोड़ा सा आपको मार्जिन्स में फैक्टर इन करना पड़ेगा। थर्ड इज वैल्यूएशन, वेयर हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स आर मच बेटर प्लेस्ड इन रिस्क रिवॉर्ड कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। सो आईटी में पॉजिटिव बट ओनली टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। ओके, पीएलआई एक ऐसी थीम थी, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई थी जिसमें काफ़ी पैसा बना इस साल ईएमएस स्पेस में। क्या ये इस साल भी अच्छा करेगी आपके हिसाब से? अनुज, ये मल्टी ईयर थीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैल्यूएशन सब ऑलरेडी उनको काफी सालों का वैल्यूएशन आज ही हमने दे दिया है, तो यहाँ से जो इनमें कंपाउंडिंग रहेगी वो शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो। इसमें ये सेक्टर भी काफी वॉलेटाइल रहता है, तो शायद ड्यूरिंग द ईयर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं जब करेक्शन आते हैं तब। और फिर अगला सवाल मेरा, एक और स्पेस जिसने शायद इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए, मार्केट से रिलेटेड प्लेस, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, डिपॉजिटरीज हों, यहाँ पर अब क्या व्यू, क्या ये भी मल्टी ईयर थीम है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी तो हमने जस्ट शुरू किया है इस स्पेस में। आई थिंक जैसे फाइनेंशियलाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन बढ़ेगा एंड जैसे जैसे इनकम्स ग्रो होती हैं, लोगों की सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स भी चेंज होती हैं, तो ये कैपिटल मार्केट प्लेस जो है ये भी अच्छे प्लेस हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगेन आई वुड रादर देन गोइंग इनटू स्पेसिफिक कंपनीज आल्सो, आई वुड से कि आप उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी चेंजेस दैट हैव कम in F&O space, in certain margins and all that, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेशन वर्सेस वैल्यूएशन ये देख के चलना है, बट द थीम इज वेरी लॉन्ग टर्म। ओके, अच्छा निमेश जी, अगर मैं एक दो पॉकेट्स को लेकर आपसे प्रश्न और पूछूंगा। मैंने अल्टीमेटली जो गोल्ड में प्रश्न किया था, लेकिन कुछ पॉकेट्स जहाँ पे सीवियर प्राइस डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, आप देखिए टाइटन को देखिए, या फिर आप देखिए बर्जर पेंट्स को, एशियन पेंट्स को, आप देखिए कैनफिन होम्स को। मैं इंडिविजुअली आई थिंक स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ, बट आप नहीं टिप्पणी कर सकते स्टॉक्स पे, मैं जानता हूँ, बट
ऐसी पॉकेट्स जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हो चुके हैं नए कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में, आप लोग एस्ट्रल कोई थोड़ा मुझे से कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोजर लेना चाहिए कि या फिर अवॉइड करें अभी भी इस स्पेस को? वीरू, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन पूछा है. एक्चुअली दिस इज अ थीम आई एम मोस्ट बुलिश अबाउट. फ्रैंकली इट इज अबाउट द कंजम्पशन स्पेस. वो कंज्यूमर स्टेपल्स, डिस्क्रिशनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रियल एस्टेट, इस सब पे हम काफी बुलिश हैं. अब सिचुएशन ये है कि इन द शॉर्ट टर्म इनमें कुछ स्लो डाउन आ सकता है, बट बिकॉज ये स्लो डाउन ऑलरेडी प्राइस में है, इनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए. मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की डेमोग्राफिक्स और इंडियन पर कैपिटा इनकम पे जो बेट है कि डेमोग्राफिक्स विल रिमेन फेवरेबल और पर कैपिटा इनकम ये $2,500 से $5,000 तक जाने वाली है, उसमें इन सब कंपनीज जहां पे ब्रांड पावर है, जहां पे वो लोगों के एस्पिरेशंस को केटर करते हैं, में ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, बहुत स्टेडी आएगी. ये क्वालिटी कंपनीज हैं जहां पे बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं. तो जनरली अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो आप कहीं क्राइसिस में नहीं फंसोगे. पीएनएल की साइकिल्स होती हैं, बट अगर आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं. क्राइसिस या स्लो डाउन आप अच्छे से उससे निकल सकते हैं. तो ये जो ब्रांडेड कंपनीज हैं अक्रॉस द कंजम्पशन स्पेस, उनमें डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांड स्ट्रेंथ एंड वैल्यूएशन, इसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है. मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट एक 1 डेकेड की ये स्टोरी रहेगी. जब जब ये कंपनीज ये करेक्ट होती हैं, तब तक लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें ब्रांड स्ट्रेंथ है कि नहीं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये मार्जिन बना पाते हैं कि नहीं. बट वी हैव सीन इन द नेक्स्ट अप साइकिल दे डू मच बेटर. तो आई बिलीव कि कंजम्पशन, दो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ कंजम्पशन कंपनीज, हर कंपनी का टफ रहेगा, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय देम बिकॉज द नेक्स्ट 10 ईयर जो रोड है, उनका जो हाईवे है, वो क्लियर है. जी निमिष जी, मेरा सवाल बहुत बेसिक सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. 2025 में जिस तरीके से आपने थोड़े थीम्स गिनाए हैं कंजप्शंस और भी, तो कोई नया इन्वेस्टर 2025 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और जिस तरीके से 2024 हमने थीम वाला देखा, तो 2025 में कौन से थीम्स में वो बेट लगाए, कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करें? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन श्रेया. हियर आई वुड से कि आई पुट मनी वेयर माई माउथ इज. जो मैं कहता हूं हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. तो लास्ट 2 महीनों में हमने कंजम्पशन फंड और हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया. हेल्थ केयर फंड जो है इज आई थिंक 2025 में हेल्थ केयर सेगमेंट अच्छा करेगा, वेदर इट इज फार्मास्यूटिकल्स, जेनेरिक्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक, वेलनेस कंपनीज, ये सब अच्छा करेंगी इन 2025 क्योंकि ये इकोनॉमिक साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, ये सबसे डाइवर्सिफाइड है. और ये जो पोर्टफोलियो भी है इज अबाउट कंपनीज दैट आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड विद इन फ्रॉम ईच अदर. अब इसमें ट्रिगर्स जो हैं कि यूएस में पेटेंट क्लिफ की वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो जेनरिक जा रहे हैं, पेटेंट से उनके पेटेंट खत्म हो रहे हैं. तो इंडियन कंपनीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च दैट. डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज एंड डायग्नोस्टिक्स एंड हॉस्पिटल कंपनीज आर एनीवे गोइंग अ स्टेडी ग्रोथ रेट. बायोसिक्योर एक्ट की वजह से सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो भी अच्छा करेंगी इन द कमिंग ईयर. तो मेरे हिसाब से ट्रिगर्स भी हैं इस स्पेस में. ये डाइवर्सिफाइड स्पेस है, थोड़ा सा डिफेंसिव ग्रोथ स्पेस है. तो दैट विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकंड प्रेफरेंस जो है इज अबाउट कंज्यूमर. जैसे मैंने कहा कि द ओनली थिंग आई कैन टेल यू कि ये कब अपटिक शुरू होगा या कब ट्रिगर आएगा, बट द रनवे इज लॉन्ग, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, क्वालिटी ऑफ कंपनीज इज गुड. तो इसे हम कहते हैं ना कभी कि बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट कंडीशंस सेल्डम कम टुगेदर. तो यहाँ पे कुछ समय स्लो डाउन है, इस वजह से ये कंपनीज अट्रैक्टिवली अवेलेबल हैं. तो दैट इज व्हाई कंज्यूमर स्पेस एंटायरली, मैं ट्रिगर नहीं बता सकता, बट दीज आर द गुड वैल्यूएशंस टू इन्वेस्ट एंड होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ओके निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस आई थिंक आज की सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में मार्केट को लेकर 2025 के आउटलुक को लेकर अपनी बात आपने रखी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मीनवाइल अब निफ्टी कहाँ जा रहा है? 23,590 निफ्टी बैंक को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे. इट्स 49,987. बैंक निफ्टी का क्लोज अनुज मेरे ख्याल से ये जून 2024 के बाद की जो सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी, जहाँ पे हम 1-2 बार क्लोज हुए भी हैं, वहीं पे आ रहा है. और शायद निफ्टी पर जब हम कल मुलाकात करेंगे, बात करेंगे सुबह सुबह अनुज, तो हम उस लेवल पे खुलेंगे जहाँ पे हम खुलना ना चाहें, है ना? क्या व्यू है आपका, क्या करें कल के लिए?
बिल्कुल वीरू, देखिए निफ्टी में 3-4 क्लस्टर थे जो आपको याद होगा, हमने नवंबर में जहां क्लोज किया था 23,530, 23,550, 23,450, फिर 23,518, फिर 23,349, और अब हम उन लेवल्स के उस क्लस्टर में वापस आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी के केस में तो अब हम उस लेवल के जो नवंबर के लोज थे उसके नीचे बंद हो रहे हैं, और जो आपने बोला था उसके बाद हम जो ये लेवल्स हमने लास्ट जून जुलाई लास्ट ईयर में देखे थे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में तो खैर वीकनेस और ज़्यादा बढ़ी। देखिए वीरू, इस समय मार्केट में ना आपको अपने आप को थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्केट जो है काफ़ी इस समय, आज की फॉल काफ़ी ब्रूटल है। आज मिड कैप में, इनफैक्ट वीरू मैं आज देख रहा था, आज मिड कैप में भयंकर डिक्लाइन है, आज का एडवांस डिक्लाइन बहुत ख़राब है। और आज मैं देख रहा था काफ़ी स्टॉक्स जो है ना, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स 4, 5, 6, 7, 8% नीचे हैं। आज इस तरीके की गिरावट है मार्केट में, तो क्लोजिंग जो है ना बहुत ख़राब है। और मिड कैप की गिरावट तो जो आज मेरे ख्याल से आज की जो मिड कैप की गिरावट है ना, ये आपने नवंबर के उस फॉल के बाद पहली बार इस तरीके की डिक्लाइन देखी। आज लोगों के पोर्टफोलियो में सीरियस हर्ट हुआ है, सीरियस 10% तक लोगों के पोर्टफोलियो में आज नॉक हुआ होगा, जिस तरीके के कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स गिरे हैं। तो मार्केट में इस समय एक पैनिक है। अब वो पैनिक, पहली बात तो ये कि पोजीशन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्योंकि सपोज आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करते हैं, कल सुबह अगर क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं इस वायरस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है एक बार के लिए 100-150 पॉइंट का गैप अप भी मिल जाए। इंट्राडे मार्केट आपको मौके दे रहा है वैसे, तो पोजीशन घर मत लेकर जाएं, लेकिन अप्रोच मार्केट की बहुत क्लियर है। जहाँ पर भी इंट्राडे रैली खत्म हो रही है, आज भी मार्केट ने एक बार के लिए तो आपको डिसेंट रैली दी, तो जहाँ पर रैली खत्म हो रही है वहाँ पर बेचें। इन्वेस्टर्स में यही कहूँगा कि थोड़ा अपना कूल रखें और पैनिक में लेफ्ट राइट एंड सेंटर सेलिंग ना करें, क्योंकि फिर आप एक बार बेच देंगे ना, फिर आप वापस नहीं ले पाएंगे। वो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा प्योरली एज एन इन्वेस्टर। चलिए अब कल की रणनीति बनाते हैं और पहले यतिन के पास चलते हैं। बीटी डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है? यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और आज बहुत दिनों बाद एक एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में पैनिक देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं एचएनआई डेस्क पे, और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि मार्केट का थोड़ा टोन पैनिक वाला है। ग्लोबल मार्केट्स में इतना पैनिक नहीं जितना भारतीय बाजारों में है, और दो स्टॉक्स शायद इसीलिए डीलर्स जो है एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले एंजल वन, जहाँ इनको लगता है कि काउंटर में आपको एक खासा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 2700-2725 तक के टारगेट्स जैन फ्यूचर्स के लिए डीलर्स इस काउंटर पर रख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% घटा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है, तो डीलर्स को लगता है ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। और इसी के साथ नैल्को भी डीलर्स को लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रेशर बन सकता है। ग्लोबली एल्यूमिना के प्राइसेस पे भी प्रेशर है, कंपनी के मार्जिन्स पे भी असर पड़ सकती है, और डीलर्स को लगता है 195-198 तक के टारगेट्स यहाँ नीचे की साइड आने चाहिए। तो दोनों एंजल वन और नैल्को में डीलर्स आज बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। ओके, एंजल वन और नैल्को में बिकवाली की सलाह मिल रही है। हमारे पैनल के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड। गाबा सर, बीटीएसटी एसटीबीटी? एसटीबीटी क्लियर कट अब भी क्योंकि वीकनेस है। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज, ट्रेड कर रहा है करीब 2465, टॉप होगा 2535 रुपए, डाउनसाइड 2400 पॉसिबल। अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइजेस आपका शॉर्ट कॉल है। शिल्पा जी बताइए क्या कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? मेरा यहाँ पे सेल रहेगा ग्रासिम में। ग्रासिम ने भी एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मुझे लगता है 2400 के लेवल्स बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे ट्रिगर होते हुए मिलेंगे, तो 2480 के स्टॉप लॉस से आप ग्रासिम में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 2400। साइड के ट्रेड मानस जी, व्हाट्स योर पिक फॉर टुमारो? टाटा पावर में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स में देखने को मिला है, तो टाटा पावर के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। प्राइस चल रहे हैं 379 के आसपास। करंट लेवल्स पे आप टाटा पावर के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 385 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे बिकवाली करके 365 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अमित जी आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुज जी, केईआई इंडस्ट्रीज में एक शॉर्ट कॉल रहेगा। स्टॉक ने अपना 100 एमआ ब्रेक किया। मुझे लगता है प्रीवियस सपोर्ट जो कि लगभग 4100 के आसपास है, वहां स्टॉक रिविजिट कर सकता है, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4320 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 4145 पे। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र, देखिए एमसीएक्स को बेच के जाऊंगा। एमसीएक्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 5880 का। 5880 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स सेल करे। इसका कल का टारगेट होना चाहिए 5650 से लेके 5600। एक सीरियस ब्रेकडाउन एमसीएक्स में दिख रहा है। बीटीएमसीएक्स पर राजेश पालवे जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए?
हीरो मोटर पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक वीक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हमें लगता है स्टॉक में फर्दर डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। फ्यूचर्स में डाउनसाइड के टारगेट 4150 4140 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4260 के आसपास। ओके, तो सारी एसटीबीटी कॉल वीरू, लास्ट टाइम याद है कब हमने सारी एसटीबीटी ली थी? इंक्लूडिंग अब तक यतिन को भी फीडबैक मिला था डीलिंग रूम से। अब तक जो लोग दिलेर थे ना अनुज, आज मेरे ख्याल से उन्होंने भी छोड़ दिया आज सारी शॉर्ट। हाँ, आज गाबा सर ने भी हथियार डाल दिया। नॉर्मली गाबा सर पूरी कोशिश करते हैं बाय की ट्रेड देने की, है ना गाबा सर? गाबा सर क्या? गाबा सर, हाँ जी, यूएसएल एचडीएफसी बैंक कुछ तो ले लो सर। कुछ भी नहीं। मुझे गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है, लेकिन देने का दिल नहीं, मन नहीं। नहीं पॉलिसी अच्छा लगता है, बेमन से कुछ करनी है। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था सर। ठीक है, कंप्लीटली एग्री विद यू। और वीरू की सुई अटक गई चल पे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो पूछ रहा था बस। अरे वीरू, वो आपकी वैसे वो ऋषिकेश की ट्रिप कैसी रही? नहीं, ऋषिकेश की ट्रिप मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। और मैं अपने एक मित्र से लगभग, आप समझ लीजिएगा कि 1998 के बाद पहली बार मिला। और एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको मैं। बड़ी अच्छी ट्रिप रही। और हम सब थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर थे हम, गंगा के किनारे थे। बड़ा मज़ा आया और अपने दोस्तों से मिलना। और एक बात ये थी कि इसमें से कोई भी 80-90% वाला नहीं था, सब नॉर्मल 50, 52, 53% वाले थे। खुश हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपने माँ बाप से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। तो बहुत डाउन टू अर्थ, और उनके साथ मिलकर एक बार फिर अच्छा लगा। ये फोटो एक एग्जाम्पल था अनुज कि बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचिए, एंड स्टे लाइट एंड स्टे हैप्पी। आपने तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बोल दिए, मेरे तो इतने भी नहीं आते थे, लेकिन ठीक है। वैसे मतलब वीकेंड अच्छा रहा। आप थोड़ी सी ये ऐसे ही टाइम पास करते हैं वैसे, लेकिन अब वापस मार्केट पर आते हैं और एक दो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर आते हैं। एक बार कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी की एटलीस्ट 50,000 के ऊपर जाने की कोशिश करे क्लोजिंग पर। वैसे लगता नहीं है सक्सेसफुल होगा, और अगर हुआ भी तो भी फाइनल क्लोज तो 50,000 के नीचे ही आना है। जिस तरीके से मार्केट ने आखिरी का आधा घंटा बिताया है यहाँ पर 50,000 के नीचे। एक बार ज़रा हम वापस देखते हैं HDFC बैंक को और उसकी इम्पोर्टेंस अब समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पर, क्योंकि आज HDFC बैंक का जो प्राइस पैटर्न है ना, वो बिल्कुल वही है, हूबहू वही है जो पिछली बार जब इसके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे उसके बाद हुआ था। वहाँ भी ऐसा ही पैटर्न बना था, नीचे खुल के एक बार ऊपर आया, उसके बाद डे लो तोड़ा। आज मेरे वीडियो की बात हुई कि डे लो टूटा तो वीकनेस बढ़ेगी, और डे लो तोड़ने के बाद फिर वो रुका नहीं और फिर वो नीचे आकर बंद हुआ। अब ये आज HDFC बैंक, अब ध्यान रखिएगा, ये 200 डे मूविंग एवरेज इसका अब है करीब करीब 1640 पर, और अभी खैर ये 1711 पर है। लेकिन मानस, HDFC बैंक क्या वापस जगह खुल रही है 1650-1600 तक के जाने की यहाँ पर स्टॉक में? तो देखिए 1680 तक के जाने के चांसेस लगते हैं, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। वहां पर देखना पड़ेगा कि कैसा स्टॉक बिहेव करता है। लेकिन मेरा अभी भी समझना है कि जो रैली हमने 1400 रुपए से देखी थी, उसका केवल एक करेक्शन है, और शायद 1680-1670 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो फ्रेश बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 1650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। चलिए बैन की अपडेट दे देते हैं आपको। इस समय F&O बैन में जो स्टॉक्स जाने की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट 95% पोजीशनिंग, बंधन बैंक यहाँ पर 93% पोजीशनिंग। सो दो स्टॉक्स यहाँ पर बैन में जाने की तैयारी करते हुए। शिल्पा जी, बंधन बैंक पर कोई ट्रेड बनेगा क्या बैन में जाने से पहले? बंधन बैंक जी, बंधन बैंक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये टुवर्ड्स 145, 143 भी जा रहा है। तो अगर सेल करना है बैन में जाने से पहले तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी चुका है। थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा तो इसमें आपको स्टॉप लॉस से लगेगा। अवॉइड करेंगे तो भी ठीक है। अभी हमारे पास टॉपिक से निपटाने के लिए पहले वीरू के पास चलेंगे मार्केट ब्रेथ के लिए, उसके बाद पंचनामा का टीजर। वीरू, मार्केट ब्रेथ कैसी रही? बिल्कुल अनुज, मार्केट ब्रेथ ये इंडेक्स बता रहा है कि कैसी खराब रही होगी अनुज। आज ह्यूज शॉर्टिंग, और 128 बीते शुक्रवार को शॉर्ट थे, और आप देखिए शॉर्ट्स कितने कैपिटलाइज हुए कि नाउ इट्स 172
172 शॉट, मतलब ओवर एक्सीड कर चुका है इसको। और अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को देखें तो आई मीन 38, ये करीब करीब 210 ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि पेन में रहे। शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग मात्र 4, और मेरे ख्याल से लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग के अगर आप स्टॉक्स को देखें तो वो कंप्लीटली वो थे डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्टॉक्स, उनमें नायका, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, गोदरेज कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स। कंप्लीटली अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट में जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर, एम्फोसिस, आरबीएल और एसबीआई का शॉर्ट कवरिंग वालों में। जुबिलेंट फूड्स ने ऑलमोस्ट 2022 की ट्रैजेक्टरी को छू लिया। बाकी यूनियन बैंक, एसजेवीएन, एचएफसीएल, अदानी ग्रीन सॉल्यूशन, सीएससी में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग आईटीसी, एनसीसी, एचपीसीएल, एबी फैशन और मन्नापुरम फाइनेंस, जहां पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अनुज, बिल्कुल, चलिए अब थोड़ा पंचनामा का भी टीजर करते हैं। श्रेया, आज तो काफ़ी सवाल आए होंगे। बिल्कुल, आपने सही गेस किया है सर, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मैं एकदम से सवाल पढ़ लेती हूँ। पीयूष दुआ जी पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून टीम, प्लीज़ योर व्यू ऑन गोदरेज कंज्यूमर। गावत सर ने मेंशन किया ना ये भी थोड़ी देर पहले, बॉट एट 1125, होल्ड और एग्जिट। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। वैसे आज इसने एक गिरते बाजार में ठीक ठाक मूव दिखाया, तो ये तो पहला साइन है कि आपको रखना है। जो स्टॉक गिरते बाजार में ना गिरे वो होल्ड करने का सबसे बड़ा एक कारण होता है। बाकी इसके जब क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे उसके बाद एक व्यू लेंगे। इसने एक्चुअली पहले ही मूड माहौल सेट कर दिया था। इसने पहले ही बोल दिया था कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, तो स्टॉक पहले ही गिर चुका है काफ़ी। मेरे ख्याल से इस लेवल पर आप देख ले, आज का लो क्रिटिकल है, आज का लो होल्ड करना चाहिए। श्रेया, ठीक है, आज का लो क्रिटिकल है, होल्ड करने की सलाह। एक इंटरेस्टिंग यूज़र नेम है हमारे, बेचैन मार्केट उनका नाम है। वो कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, क्या HMPV वायरस का डिविस लैब के शेयर पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, ये सब ना मतलब फ्रैंकली अगर वायरस का इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ा तो ऑब्वियसली फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ये सब सेक्टर्स अच्छा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हर चीज़ की शुरुआत इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि अगर ये वायरस और बड़ा हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वो वेट करिए और उसके बाद वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए। चलिए, खैर कुछ और सवालों के जवाब लेकर हम 3:35 पर कुछ ही देर में मार्केट का पंचनामा लेकर जुड़ेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वॉल पर बहुत ही ख़राब क्लोज, 23,630 पर निफ्टी 1.5% नीचे, बैंक निफ्टी 2% नीचे 1000 पॉइंट, यानी कि 49,958 पर। निफ्टी IT फ्लैट था, हालांकि सुबह इसमें अच्छे गेंस थे। मिड कैप देखिए, यहाँ पर ब्रूटल फॉल थी आज, 0.25% इंडेक्स नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.25% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1 के सामने 10, यानी कि 1 बढ़ने वाला शेयर उसके सामने 10 गिरने वाले शेयर, इस तरीके की आज मार्केट ब्रेड थी। तो काफ़ी ख़राब मार्केट ब्रेड था। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था। सबसे ज़्यादा गिरा निफ्टी, PSU बैंक 4% नीचे, एक्चुअली अकेला नहीं था, PSU इंडेक्स भी 3.5% नीचे था। रियल्टीज़ भी करीब 3.25% नीचे था। ऑयल एंड गैस 3% नीचे था। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से काफ़ी बड़ा हाथ था। ऑटोज़ और कैपिटल गुड्स 2.5% नीचे थे। FMCG 0.2%, फाइनेंशियल्स 0.2% और मेटल्स 3%। कम गिरे इंडेक्स वो थे IT और फार्मा। IT 0.2% गिरा और फार्मा 0.8% गिरा, जो मार्केट के डिक्लाइन से थोड़े कम थे। चलिए, निफ्टी के हीट मैप पर आ जाते हैं अब। और निफ्टी में सिर्फ 5 गेनर्स थे आज। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, ये छोटी लिस्ट है तो पहले पढ़ देता हूँ, टाइटन, HCL टेक और कुछ हद तक डॉक्टर रेड्डीज़ को भी अगर आप चाहें तो एज गेनर्स। ITC को एक बार के लिए भूल जाइए क्योंकि वो यहाँ पर एक्स होटल बिजनेस हुआ है इसके लिए। लेकिन टाटा स्टील, ट्रेंट, उसके अलावा NTPC यहाँ डिक्लाइन थी। लेकिन असली प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर कोटक, HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, ये कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला। फिर जी हाँ, तो ये दिन शायद बाजार के लिए बहुत ही ख़राब। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी करीब 23,628 पे 1, 2, 3, 4, इट्स 5th टाइम आई थिंक आफ्टर 12th ऑफ नवंबर जब हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुए। और जहाँ तक मैं थोड़ी सी वक्त लूँगा यहाँ पे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 49,960 पे। याद रखिएगा, ये 16th ऑफ अगस्त के बाद के अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज। यकीनन ऐसी ख़राब क्लोज के बाद आपके जहन में प्रश्न बहुत आ रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा कुछ देर पहले डिस्कशन हुआ था मार्केट का पंचनामा में। एक छोटे से विलंब के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट का पंचनामा में जुड़ सकते हैं और अपने कोई भी प्रश्न हो निवेश या फिर ट्रेड से संबंधित या फिर आगे की रणनीति को लेकर ज़रूर पूछें। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।